संगम नोज के पास जहां पर बैठने तक की इजाजत नहीं थी, परमानेंट मूविंग ट्रैफिक होना चाहिए था, ये एसओपी का पहला लाइन था। वहां पर लोग सो रहे थे। सोने की इजाजत किसने दी, किसकी नजर से गई? क्या पुलिस प्रशासन एकदम आंख बंद करके पड़ा था तब तक? एक चीज़ है कि भारत में आपको राज्य के अगेंस्ट रहना पड़ेगा अपने को सुरक्षित रखने के लिए। आप राज्य पे भरोसा करके रहिएगा तो बहुत जगह सुरक्षित रहिएगा। कई ऐसे भी रिलीजियस फिगर्स थे जिनको हूटर वाली गाड़ी दी गई थी और उनके लिए भी तुरंत पुलिस बैरिकेड लगा के आम जनता को रोकती थी। और क्या इस घटना के बाद सडनली दे हैव चेंज्ड देयर एटीट्यूड? तो इसका जवाब ना है। किसी भी आईएएस ऑफिसर का या आईपीएस ऑफिसर का या जो भी ऑफिसर वहां पर डिप्यूट है, वो एक छोटे से नेता के आगे भी आज सर झुका दे रहे हैं। लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, लोगों का पता नहीं चल पा रहा, लेकिन सख्त निर्देश है अस्पतालों में कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। लोग अब शहर के हर अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं और एकदम हताशा में अब ये मॉर्चरी जा रहे हैं, जहां पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ये लावारिस लाशों की फोटो देखकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई जो फैमिली मेंबर मिसिंग है इन लावारिस डेड पर्सन्स में तो नहीं है। ग्राउंड पर मुझे एक पुलिस कर्मी ने कहा है कि 80-85 की उनका अनुमान है एज फार एज द नंबर ऑफ डेड आर कंसर्न। केदारनाथ में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था और जिसका ऑफिशियल फिगर अभी तक विधानसभा में, जब तक मैं उसे लगातार चेक करता रहता हूँ, 4-4.5 हजार ऑफिशियल फिगर बताते हैं। मैं जानता हूँ एज ए रिपोर्टर नंबर ज्यादा था बहुत। लाशें हरिद्वार के नीचे तक आके मिलती रही। कायदे से इतना बड़ा जो दुर्घटना हुई है, इसके बाद मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? टेलीविजन मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, जो कि वॉल टू वॉल कवरेज दे रहा था। वो वॉल टू वॉल कवरेज प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण को दे रहा है। 4 घंटे 5 घंटे पहले इलाहाबाद में इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों को दिखाने का, उसके लिए जवाबदेह लोगों से सवाल पूछने की फुर्सत नहीं है। हर चीज पीआर बन गई है, और क्योंकि हर चीज पीआर बन गई है तो व्यक्तिगत पीआर बन गई है। तो अब सब योगी आदित्यनाथ का है, सब नाम पे। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा, और इसके अलावा एक दो और छोटी छोटी जानकारियां हैं वो मैं आपको दूंगा। इसके बाद जो सुर्खियां हैं वो आपको शार्दुल देंगे, जो कि हमारे साथ स्टूडियो मौजूद। शार्दुल, बहुत बहुत स्वागत। हेलो। क्या अभी आप कहीं व्यस्त हैं? नहीं, मसरूफियत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में आनंद भी हैं हमारे साथ, बहुत दिनों नमस्कार। बाद चर्चा में आए आनंद। तो क्या इन दिनों क्या गतिविधियां रही चर्चा से दूरी रहने की वजह? आपको पता ही है। हम, मुझे पता है, दर्शकों के लिए। दर्शकों को उसमें कुछ रुचि नहीं है। श्रोताओं के लिए। और इसके अलावा हृदय जोशी हैं। आप लोग लगातार हृदय को चर्चा में से देखते सुनते रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है हृदय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता दूं कि आनंद जो है वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा दूर थे हमसे, और शार्दुल इसलिए व्यस्त हैं क्योंकि वो अंतिम रूप दे रहे हैं हेडलाइंस को। नहीं, कुछ स्थिरांक पे आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं आकांक्षा इस समय प्रयागराज में है, और आपको पता है कि प्रयागराज में इस समय महाकुंभ चल रहा है और वहाँ पर एक दुर्घटना भी हुई है। आपने आकांक्षा की स्टोरी रिपोर्ट्स जो है वो देखी है, न्यूज़ लॉन्ड्री पर पढ़ी भी होगी। तो आज हम उसके बारे में ताज़ा जो वहाँ के सूरत हाल है उस पर आकांक्षा से अपडेट लेंगे, और इस पूरी जो घटना है इस पर थोड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उस बातचीत पे को शुरू करने से पहले एक दो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों से मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। हमारा जो नया एनएल सेना प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है दिल्ली पोल से जुड़ा, उसको आप हमारी मदद करें, उसको पूरा करने में अपना योगदान दें, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो दिल्ली चुनावों से जुड़ी कवरेज है, इसके तहत आप लोगों ने देखा कि न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम रिपोर्टर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से जाकर ग्राउंड रिपोर्ट्स ला रहे थे, इंटरव्यूज़ ला रहे थे, और बहुत सारे शोज़ भी हमने किए हैं। तो इन सब को फंड आपने किया, ये एनएल सेना प्रोजेक्ट के ज़रिए आप तक पहुँची है वो पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म। इसको मदद करें जल्दी से पूरा करवाने में। साथ में एक और हवा का हक नाम से, फाइट टू ब्रीथ के नाम से हमारा जो साफ हवा का अभियान एक है, जो कि अगले 1 साल तक जारी रहने वाला है, इसको भी आपकी मदद की ज़रूरत है। इसमें भी आपकी हिस्सेदारी की ज़रूरत है, ताकि दिल्ली की जो हवा है उसको बदलें हम। इसके अलावा उत्तर भारत के जो तमाम शहर हैं उन सब शहरों की हवा को बदलने का ये अभियान है। जो इसके लिए जवाबदेह हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, उन सब से जवाबदेही मांगने का ये अभियान है। ये काम हम करते रहेंगे। आप लोगों की एक बड़ी शिकायत रही, जो कि हमारे शोज़ थे या हमारे पॉडकास्ट थे उन पर आप लोगों के बार-बार एक शिकायत के अलावा सुझाव के रूप में भी आता था कि न्यूज़ लॉन्ड्री की जो सब्सक्रिप्शन की जो दरें हैं, जो रेट्स हैं, वो छोटे कीमत के भी होने चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब हमने
कुछ नई कीमत वाले सब्सक्रिप्शन शुरू किए हैं, जिसमें अब आप 99 रुपए की कीमत पर भी न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो 99 रुपए, 299 रुपए, और यहाँ से आप ये सब शुरू मंथली करके, सब्सक्रिप्शन। हाँ, तो इसमें इसका उपयोग करके आप न्यूज़ लॉन्ड्री से जुड़ सकते हैं। आपका जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका इंडिपेंडेंट पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म में थोड़ा थोड़ा निवेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पत्रकारिता पूरी तरह से विज्ञापन के ऊपर निर्भर रहेगी, विज्ञापन के दबाव में रहेगी, विज्ञापन दाताओं के दबाव में रहेगी, तो बहुत संभव है कि वो बहुत सारी उन पब्लिक इंटरेस्ट की जो खबरें हैं उनसे समझौता करे, जिनका हित आपसे जुड़ा है, जिनका लेना देना आपसे जुड़ा, क्योंकि फिर वो अकाउंटेबिलिटी शायद कहीं और थोड़ा शिफ्ट हो जाती है। आज की तारीख में जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़े जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा विज्ञापन देती हैं, और इसी वजह से आप देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे मीडिया संस्थान उन्हीं की बातें, उनकी जवाबदेही तय करने की बजाय उनकी तारीफ में लगे रहते हैं, और ये काम हम न्यूज़ लॉन्ड्री पर बार बार करते भी रहते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां थी। चर्चा अगले कुछ दिनों तक, अगले कुछ हफ्ते तक अभी पे वॉल के बाहर है, तो आप सबको फ्री में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही एक बार फिर से पे वॉल के पीछे होगा, तब आपको इसके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बताया कम कीमत पर भी अब उपलब्ध है। जो सुर्खियां हैं, शार्दुल, आप जल्दी से हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताएं, साझा करें, और फिर हम बातचीत को शुरू करेंगे। जी अतुल, तो इस हफ्ते की पहली सुर्खी तो आज ही है, वो चल भी रहा है। आज बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया, और उन्होंने सरकार के कामों की सराहना की, और हाईकोर्ट उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास से भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार तीसरी पारी में पिछले प्रशासनों की अपेक्षा मतलब तिगुनी गति से काम कर रही है। अच्छा, ये थोड़ा तुकबंदी का, ये भाजपा सरकार का स्टाइल है। और उन्होंने सरकार के सराहनीय कामों में वक्फ बिल में जो प्रस्तावित संशोधन है वो, और एक देश एक चुनाव बिलों की भी गिनती की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी बजट का सत्र को शुरुआत में भाषण दिया लोकसभा में। उन्होंने देवी लक्ष्मी का आह्वान किया और प्रार्थना की कि वो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर कृपा करेंगी। और कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। जी। अगली सुर्खी प्रयागराज से है, कुंभ मेले से, जो आज हमारा चर्चा का विषय भी है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले वाली रात को संगम घाट पर भगदड़ में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा जनसमूह है, और इस दुर्घटना में कम से कम 60 लोग घायल हुए हैं। और घटना के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को संभालने वाली गाइडलाइंस जारी करी। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात। दुरुस्त तो नहीं है, हाँ, देर आए। इस हफ्ते दिल्ली चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच की बहसबाजी भी नए स्तर पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया। इसके बाद हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इल्ज़ाम था कि उन्होंने केवल पानी पीने की एक्टिंग करी, पानी पिया नहीं। और इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल से इस बात पर सबूत मांगा था, और आम आदमी पार्टी ने कहा कि यमुना का पानी जहरीला है, ये सर्वविदित है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस वक्तव्य को मानने से मना कर दिया, और उन्हें हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया इसका सबूत देने के लिए कहा है। पर एक बात तो इस मामले में बिल्कुल गारंटीज कही जा सकती है कि नायब सैनी ने जो थिएट्रिक्स भी दिखाने के लिए भी, दिखावे के लिए भी जो किया, वो दिल्ली में दिखावे के लिए भी नहीं किया जा सकता दिल्ली की यमुना के साथ। ये बात तो है। ये तो अजीब टाइप की नौटंकी चल रही है। ये बात हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ये जो ड्रामा अभी चल रहा है, और इसमें कोई शब्दों को रोकने की जरूरत नहीं, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में जो यमुना बहती है उसका 90% से पोल्यूशन जो है दिल्ली के इसी स्ट्रेच में होता है, जो उसकी 5% लेंथ के बराबर है पूरा। और सारे इन्होंने वाटर ड्रेन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जिन्हें बरसाती प्रणाली कहते हैं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, सबके ऊपर उन पे पूरा कंस्ट्रक्शन करवा दिया।
जिस समय ये श्री श्री का कोई कार्यक्रम हुआ था, हाँ। पूरा रौंद डाला था, 2015 में। उस वक्त कपिल मिश्रा आम आदमी में हुआ करते थे और उनके ट्वीट थे कि क्या डॉल्फिन चल रही हैं, तो दीज पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट नदी के और पानी के बारे में, और शर्म भी इनको लोगों को नहीं आती कि जो इस तरह की बिल्कुल। बातें भी कर रहे हैं लोग। नहीं तो इंसान की जान की कीमत नहीं, आप देखिए AQI 400 पार है, कल भी थी आज भी है। किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, बाय द वे। नहीं, पर हवा में उतना है। ये लोग जो नहीं, हैं उस पे कह दिया जाए चलो कोई बात नहीं, ये अभी क्योंकि हम वो तो चला ही रहे हैं, आपकी सही बात है। मेरे पानी को लेके जो बयान अभी आया, अगर उसी पे केंद्रित रहे तो भी दे आर एब्सोल्यूट डिजास्टर। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। किसी भी देश में आप देखिए कि पब्लिक कितनी मर रही है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को कोई चिंता नहीं है। खैर, दिल्ली चुनाव से लेकर आखिरी सुर्खी है कि राहुल गांधी ने भी इस हफ्ते अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन पर यमुना को लेकर जो उनके वादे थे पुरानी सरकारों में, उन्हें पूरा ना करने का, उसके लिए उन्होंने लताड़ना लगाई पब्लिक एड्रेस में, और भ्रष्ट भी कहा। भ्रष्ट शीश महल प्रकरण को लेकर भ्रष्ट भी बताया उन्होंने, उसका भी जिक्र किया। तो तिकोना कॉन्टेस्ट चल रहा है। अगली खबर पर जाएं शार्दुल, उससे पहले मैं एक छोटा कमेंट आप सब लोगों से लेना चाह रहा हूं। क्या ये हमने देखा कि पहली बार इस कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया खुलेआम कि वो भ्रष्ट हैं और शीश महल में रह रहे हैं, और यमुना जिस तरह से बर्बाद हुई उसके लिए अरविंद केजरीवाल पलटकर अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया वाड्रा को लेकर और उनके डील्स को लेकर, ये सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में वो एक तो चल रहा है, दूसरे इंडिया अलायंस की बाकी जो पार्टियां हैं, 2-3 पार्टियां जिसमें तृणमूल और समाजवादी पार्टी खास है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ उनके स्टेज शेयर कर रहे हैं बाकायदा। इकरा हसन बाकायदा घूम रही थी, बाकायदा अखिलेश यादव उनके साथ अरविंद केजरीवाल के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। ये सब क्या ये इंडिया अलायंस से कांग्रेस को साइड करने की कोशिश है, या फाइनली इंडिया अलायंस फिनिश हो चुका? सबसे पहले मैं आनंद और शार्दुल, हृदय, आप लोगों की एक छोटी टिप्पणी, फिर आगे की सुर्खियां, और साथ में आकांक्षा से भी लेंगे कमेंट। इंडिया अलायंस को तो नहीं, लेकिन कांग्रेस उसका नेतृत्व कर रही है। इसको लेके बहुत जो है एक तरह की का असंतोष है कई जो मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें। और कांग्रेस की जो बेचैनी इसमें है कि जो डिफ़ॉल्ट नेशनल अपोजिशन स्पेस है उसके वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट ऑक्यूपेंट हैं, कि जो नेशनल चैलेंजर होगा, जो अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी जो है ऑपोजिशन में, जिसको शैडो कैबिनेट भी कहते हैं, उसको मतलब ब्रिटिश मॉडल पे, कि वो कांग्रेस लीड करेगी। और तो वो अपने को उसमें देखती है। और इसमें एक समय 2-3 साल पहले जाएं तो था कि जो बहुत सारी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे तृणमूल है और कुछ, हालांकि टेक्निकली आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है अभी तो, और पंजाब में देखिएगा कि उसका मुख्य प्रतिद्वंदी ही कांग्रेस है। और दिल्ली में भी लोग इनका जो स्थानीय नेतृत्व था जो कांग्रेस का, वो बहुत ही इस बात के विरुद्ध था कि इनसे जैसे कि अजय माकन हुए वगैरह, और तो ये एक तो है कि जो क्षेत्रीय पार्टियों का की गोलबंदी जो है कांग्रेस के एक उस समय पे जब हेजेमोनिक पार्टी होती थी, तो हमेशा कुछ शंका इन लोगों को बनी रहती है कांग्रेस के प्रति। दूसरा है कि दिल्ली का स्थानीय समीकरण क्या है, और उसमें कांग्रेस जो है प्रासंगिकता की लड़ाई लग रही है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की तरह वो ऐसा लोग मान गए थे कि ये है तो चुनाव में, लेकिन इनमें वो बहुत सीरियसली नहीं खेल रही है, जैसे फ्रेंडली। तो वो लोकसभा में इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन फिर से अभी नहीं हुई है। हृदय, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो आनंद की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपनी टर्फ में, कांग्रेस को ये महसूस हो रहा है, और राहुल गांधी की जो बयानबाजी है उससे साफ लग रहा है कि ये बलिदान हमेशा कांग्रेस से मांगते हैं, और जब कांग्रेस को ज़रूरत होती है तो उस वक्त ये मतलब
अपनी टर्फ पे खूब जम के लड़ते हैं, उसको जगह देना नहीं चाहते। मतलब मैं आप अगर जहां आपका दबाव है वहां तो आप लड़ेंगे ही, लेकिन जब बड़ा चुनाव होगा तब भी कांग्रेस से कहेंगे कि आप बीजेपी Compromise को कीजिए। हराने के लिए आप हमें सहयोग करें। तो कांग्रेस ने कम से कम ये माना है इस वक्त कि कांग्रेस का 4% वोट था, तो उनको अगर वो 8-9-10% तक अगर पहुंच जाते हैं तो इट विल बी वेरी टफ, मतलब आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। और जो बात आनंद कह रहे थे उसको अगर सरल भाषा में देखें तो इन लोगों के वोट परसेंटेज को लोकसभा में देखें, और कांग्रेस अभी भी एक पैन नेशनल पार्टी है। उसका वोट परसेंट कितना था, 20% के आसपास करीब लोकसभा में रहा होगा, जी। या उससे ज्यादा ही था, राइट? 22% वोट उसका रहा। तो अब और कांग्रेस के दम पर अखिलेश यादव भी ने भी सीटें जीती, वोट ट्रांसफर किया कांग्रेस ने काफी। तो उसके आधार पर अब कांग्रेस ने ये तय कर लिया है इन चुनाव में, लग रहा है कम से कम, खासतौर से कांग्रेस के दिल्ली के नेता अजय माकन जैसे नेता जो हैं, संदीप दीक्षित जैसे नेता हैं, जिनका पर्सनल एक तरह से वो रहा है, उनकी माताजी को लेके वो कहते रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने बदनाम किया और हराया, और पंजाब यूनिट, जहां उनको लगता है कि एक ऐसा जहां पर कांग्रेस का ग्राउंड था, वहां आप एक नई एंट्रेंट पार्टी है। तो इसलिए इस बार कांग्रेस ने सोचा है, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, कांग्रेस इस बार स्पष्ट रूप से चुनाव जो लड़ रही है वो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही है। हृदेश और आनंद की बात से सहमत होते हुए बस एक इसमें लाइन जोड़ना है मुझे, बस कि ये जो जो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन सब का थोड़ा सा जो इतिहास रहा है, इनका बैकग्राउंड जाएंगे तो ये सब एंटी कांग्रेस की जमीन से पैदा हुई पार्टियां हैं, कांग्रेस के विरोध से, और कांग्रेस से निकली हुई भी है ना। कांग्रेस से निकली हुई पार्टी जैसे टीएमसी हुई या शरद पवार की हुई, और साथ में एंटी कांग्रेसिज्म का बड़ा प्लैंक रहा इनका, चाहे वो शरद ये अपने अखिलेश यादव हो या आरजेडी हो या और तमाम पार्टी। तो ये इनके अंदर जो जो आनंद आप कहते हैं कि एक शंका बनी रहती है मन में कि कांग्रेस का की हेजिमनी होगी या कांग्रेस बढ़ेगी, तो उसमें तो जाहिर सी बात है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक ही वो जो कहते हैं कि हिस्से केक के एक ही हिस्से पर दोनों पार्टियों का दावा है, तो कोई ज्यादा ले ले या कोई कम ले ले, इस ये शंका हमेशा इन छोटी पार्टियों के बीच में बनी रहती है। और जो आपने कहा कि एक पैन इंडिया पार्टी है कांग्रेस, उसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है, तो वो डर रहता है कि ये और कहीं दूसरे कहीं खत्म ना हो। बीजेपी को भी ये सूट करता है कि ये कांग्रेस जो है वो दबी रहे और खत्म रहे, और ये पार्टियां बनी रहें, तो बीजेपी को कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता, इसीलिए क्विट प्रोको के आरोप भी कई बार लगते हैं कि वहां बीजेपी। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पैसे पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो मैं इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना नहीं, कि ये सही तो है या ये गलत है, है, नहीं। हाँ। लेकिन ये सच है कि एक बनहोमी जो है लोकल सीट के लेवल हाँ, पर सीट बाय बीजेपी सीट हो कांग्रेस के सकती बीच में है। दिख सकती है, क्योंकि उसके लिए डिलाइट है, कांग्रेस के नेताओं के लिए डिलाइट है केजरीवाल को हारते हुए देखना। ना कांग्रेस के खासकर जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है, संदीप दीक्षित जैसे लोगों के अंदर बहुत साफ बिटरनेस है आम आदमी अजय माकन। पार्टी और अजय माकन लोगों के अंदर, तो इनके लिए लेकिन ये वाली जो चीज है सीट बाय सीट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को लड़ाएगी ये बात थोड़ा मतलब जरूरत से ज्यादा हुआ है। हाँ, शार्दुल आपका क्या नजरिया है इस पर? एक तो जैसा आनंद ने जिक्र किया था, राजनीति का पुराना स्टेटस को बदल चुका है जी। पिछले 10-11 सालों में, और जब तक कांग्रेस सिग्निफिकेंट जीतें हासिल नहीं करती, सत्ता फिर नहीं आती, तो उसके नेतृत्व को लेकर सवाल बिल्कुल उठेंगे। दूसरा, जब आप और हम बात कर रहे थे अभी चर्चा से पहले ऑफिस में, उसका एक कारण ये भी है, कांग्रेस का नेतृत्व जमीन पर उतनी मशक्कत करता हुआ दिखाई नहीं देता ना, तो और पार्टियां जो पूरे समय जमीन पर लगी हैं और ये नेतृत्व आकर उन्हें एक तरह से ज्ञान बांटे, तो कोई भी राजनेता को ये अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, ये लोग सत्ता में हैं और वो सत्ता में नहीं है जहां जिस प्रदेश में, खासतौर से प्रदेश के चुनाव है, तो वैसे भी सुनना नहीं चाहेंगे। वो जैसा आपने कहा, एक ही पाई के दो हिस्सेदार हैं, तो कोई नहीं खोना चाहता उसको। हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा मेरा वो है कि ये जो आरोप है ये इन सब के साथ, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, ये सारे लोगों के ऊपर ये आरोप चिपकाया जा सकता है बहुत आसानी से कि इन्होंने जमीन पर संघर्ष करके ना तो पाया है, ना जमीन पर संघर्ष करके ये चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं। जो पावर की जो हंगर आपको मोदी या भाजपा के किसी भी छोटे भैया नेता जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आ रहा है उसके अंदर दिखेगी, वो कांग्रेस की पीढ़ी दर पीढ़ी तीसरी चौथी पीढ़ी वाले नेताओं के अंदर नहीं दिखेगी। ये चीज अखिलेश यादव के ऊपर भी लागू है कि अखिलेश यादव, हाँ। तो ये तो एक दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट जिस पर हम किसी दिन बैठ के बात कर सकते हैं, बहुत लंबी। कांग्रेस केजरीवाल कांग्रेस के लिए आंखों का कांटा इसलिए भी हो सकते हैं कि दूसरी पार्टियों के साथ ये बात नहीं कि कांग्रेस को हराती हैं अलग जगह पे जाके, लेकिन कई जगहों में जैसे पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात का उदाहरण, जहां पर गुजरात में रिकॉर्ड जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को,
उसका एक रीजन पूरी तरह से नहीं कह सकता, पर एक बहुत बड़ा रीजन केजरीवाल का सभी सीटों पर, बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ना भी है गुजरात में। ठीक, बस साउथ So, गुजरात की गुजरात सारी के- सीटों पे केजरीवाल इज वन ऑफ द पर्सन जो और वो कांग्रेस में जीत खेल की वो रहे हैं। ललक केजरीवाल और ममता में भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो भी उसी तरह के नेता हैं। जी जी। खैर, चलिए अम, आगे की जल्दी जल्दी सुर्खियां पढ़ते हैं हम। बस हाँ। 3 छोटी-छोटी हैं। जी, एक जी। तो वक्फ बिल को लेकर जो गठित जॉइंट कमेटी थी, उसने प्रस्तावित बिल में विपक्ष की तरफ से सुझाए हुए जो 44 संशोधन थे, उन्हें नकार दिया और सरकार की तरफ से सुझाए हुए 14 संशोधनों को स्वीकार मान किया। लिया। हाँ, स्वीकार कर लिया। विपक्ष ने कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदम्बिका पाल पर कमेटी को तानाशाही तरीके से चलाने के आरोप लगाए और जगदम्बिका पाल ने पिछले हफ्ते इस कमेटी से विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित कर दिया था। इस हफ्ते आईआईएससी के एक शिक्षक द्वारा शिकायत के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बेंगलुरु पुलिस ने इन्फोसिस के सह संस्थापक सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निदेशक बलराम पी और 16 अन्य लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और इन 18 लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने उस शिक्षक को 2014 में एक हनी ट्रैप के मामले में झूठे तरीके से फंसाया, जिससे उनकी नौकरी चली गई थी। और आखिरी सुर्खी है, आप खुद देख लीजिए कहाँ से है। दिल्ली चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर से एक बार पैरोल मिल गई। इस बार 1 महीने के लिए उन्हें पैरोल मिली है और 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद ये पहली बार होगा जब राम रहीम हरियाणा के सिरसा में जो उनका डेरे का हेडक्वार्टर है वहां पर जाएंगे और वहां रुकेंगे। नहीं तो अब तक वो बाग पर जाकर रुक रहा था। अब तो ये बताना चाहिए कि कब वो जेल के अंदर गए हैं। हाँ, कितनी बार ये बाहर आश्चर्य की बात है। शायद वो 28 दिन रहा होगा जेल में। बस खबर अब यही है कि वो जेल में कब रहते हैं, बाकी टाइम तो बाहर ही रहते हैं। हर स्टेट चुनाव में बाहर आ जाता है। खैर, और इनकी ये 10वीं 11वीं या 12वीं पैरोल है जिसमें वो बाहर आए हैं। ठीक है, तो हम सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी जो बातचीत है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो इलाहाबाद प्रयागराज में जो कुंभ मेले के दौरान घटी घटना है, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। और आप लोगों को ज़्यादातर जानकारियां हैं। अब तक जो पुलिस प्रशासन ने इलाहाबाद की जानकारी दी है उसके मुताबिक वहाँ पर 30 के आसपास मौतें हुई हैं। हालांकि इस नंबर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे संदेह हैं। पुलिस की पूरी भूमिका पर बहुत सारा सवाल है। प्रशासन और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद हम जो ताज़ा हालात के अपडेट आकांक्षा से लेंगे, जो बहुत देर से हम लोगों की बकवास सुने जा रही हैं। तो 7,000 करोड़ रुपए सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है और पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में 29 तारीख को मौनी अमावस्या की, जो कि कुंभ का सबसे बड़ा स्नान होता है, 29 को था। और उससे 3 दिन पहले से अगर मैं देखूं तो इतने सारे वीडियो थे अव्यवस्था के कि लोगों को समस्या हो रही है, लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं थी, बैठने की, आराम करने की, खाने पीने की, बहुत ज़्यादा पैदल चलने की और किसी तरह के दूसरी तरह की जानकारियों के लिहाज से कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। लोगों को बड़ी सारी शिकायतें, वीडियो, सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ रही थी। 7,000 करोड़ रुपए के बजट के बाद किसी आयोजन को कितना नाकारा निकम्मा बनाया जा सकता है, उसका उदाहरण है इस समय की जो हालत है। मैं आज सुबह देख रहा था, जो पैनिक में एक्शन लिया जाता है उसका क्लासिक उदाहरण उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन बना हुआ है और इन जनरल सिविल प्रशासन वहाँ का, कि इलाहाबाद जाने वाले, प्रयागराज जाने वाले जो मेजर 5-7 ज़िले हैं, ज़िलों की सीमा है, जिसमें आप रीवा जबलपुर का एक रास्ता देख सकते हैं, बनारस से आने वाला एक रास्ता है, हाईवे है, जौनपुर आजमगढ़ का एक हाईवे है, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ का एक हाईवे है, फतेहपुर कानपुर का एक हाईवे है। ये मेजर 5-6 ज़िले हैं के रास्ते हैं जो आते हैं और उन सब जगहों पर पैनिक में ये अनाउंसमेंट पुलिस प्रशासन ने अलग अलग ज़िलों के अलग अलग जगहों पे कर रखा है कि अब यहाँ से आप वापस जाइए, यहाँ से यू टर्न लीजिए। और उसकी वजह से उन सारी सड़कों पर, वो बहुत बड़े हाईवे नहीं है, वो बहुत चौड़े उनके, वहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में गाड़ियों के जाम लग गए हैं। अब वो लोग वहाँ पर फंस गए हैं, इसकी वजह से सड़कों पर आना जाना बाधित हो चुका है। तो लोगों का जो शहर से निकल के इलाहाबाद से स्नान करके निकलना चाह रहे हैं, उनके लिए एक समस्या हो गई। ये स्थिति है। अब पब्लिक
मनी इतने बड़े पैमाने पर खर्च करके, और ऐसा नहीं है कि कुंभ या अर्धकुंभ कोई पहली बार हो रहा है, उसका बहुत फिक्स सेट एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, हर बार होता रहा है 5 साल 6 साल में। जो मेरी जानकारी में आया है उसमें एक बड़ी खामी जो उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन की तरफ से है वो ये नजर आई है कि आमतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का कुंभ का प्रशासन जो होता था उसमें एक एक पूल था अधिकारियों के, उसमें आईएएस और आईपीएस दोनों हैं, उसका एक पूल होता था जिसके मुताबिक उन अधिकारियों को या तो 3 से 4 माघ मेला, जो कि माघ मेला हर महीने हर साल लगता है वहां पर उसी इलाके में, हर साल जो माघ, या तो 3 से 4 माघ मेलों का एक्सपीरियंस हो मैनेज करने का, या फिर एटलीस्ट एक महाकुंभ जिन्होंने मैनेज किया हो जूनियर स्तर पर रहते हुए। तो ऐसा एक बड़ा पूल अधिकारियों का बना रहता था जिसमें से निकालकर और फिर इतने बड़े आयोजन की कमान दी जाती थी। इस बार जो मेरी जानकारी आई है, मैं पूरी तरह से वो नहीं कर रहा हूँ और इस पे ऐसा हो सकता है कि कुछ अधिकारी अनुभव वाले भी हों उसमें, लेकिन ज़्यादातर अधिकारी जो हैं वो उसमें, उनको कुंभ का, माघ मेले का किसी तरह का कोई अनुभव नहीं था। ये बिना किसी अनुभव के लोगों को वो उतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तब सबसे बड़ा सवाल होता है कि एसओपी क्या था, क्या उस एसओपी का पालन किया गया? मसलन मौनी अमावस्या का, बसंत पंचमी का और उससे पहले जो पहला शाही स्नान था, ये 3 महत्वपूर्ण स्नान होते हैं। चौथा एक शिवरात्रि का भी होता है लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है। इन तीनों दिन संगम के आसपास ट्रैफिक आपको बैठने नहीं दिया जाता। इट वॉज कंटिन्यूसली मूविंग ट्रैफिक आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, इतना स्मूथ सिस्टम होता था। और अगर कहीं लगता है कि किसी एक पॉइंट पे भीड़ बढ़ रही तो उसको ब्लॉक करके लोगों को डाइवर्ट करके बाहर निकाल दिया जाता था। क्राउड मैनेज। यहाँ पर स्थिति ये हुई है कि संगम नोज के पास जहां पर बैठने तक की इजाजत नहीं थी, परमानेंट मूविंग ट्रैफिक होना चाहिए था, ये एसओपी का पहला लाइन था। वहां पर लोग सो रहे थे और एक पुलिस अधिकारी भोर में माइक लेकर लोगों को जगा रहा है कि आप लोग उठिए, अब आप चाहिए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है पुलिस प्रशासन के लिहाज से कि भगदड़ हो सकती है आपको। जहां पर बैठने की इजाजत नहीं, रुकने की इजाजत नहीं, वो एक हिस्सा है जिसकी एक कैपेसिटी है मैनेजमेंट की तरह। आप एक आकलन लगाते हैं कि इस 500 स्क्वायर मीटर के इलाके में, 5000 स्क्वायर मीटर के इलाके में कितने लोगों को आप अलाउ कर सकते हैं। तो वहां पर 1000 की संख्या में, करोड़ की संख्या में, लाख की संख्या में लोग आते जा रहे हैं। और फिर क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान इतना महत्वपूर्ण है कि लोग 3 दिन पहले से मूव करने लगते हैं, बाहर से आने लगते हैं। वो सारे लोग 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को आते जा रहे थे और उनको स्नान 29 को करना है, तो वो वहीं सो गए। सोने की इजाजत किसने दी, किसकी नजर से गई? क्या पुलिस प्रशासन एकदम आंख बंद करके पड़ा था तब तक कि वो लोग वहां सो गए और पीछे से पुश आता रहा? ये सारी चीजें हैं जो अब तक खामी के तौर पर नजर आई हैं। मैं आकांक्षा के पास आना चाहूंगा। आकांक्षा, अभी की क्या हालत है, क्या स्थिति है वहां पर? बार बार एक चीज बताई जा रही है, हमने संगम नोज की बात की है, यहाँ पर एक स्टैम्पीड हुआ, इसके अलावा इलाहाबाद में और भी 2-3 जगहों पर स्टैम्पीड की खबरें आ रही हैं। झूसी की एक खबर है जिसके बारे में बहुत सारे वीडियो और सबूत सामने आ चुके हैं। और भी कुछ जानकारी अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो हम चाहेंगे कि आप हमें साझा करें इस समय। जी सर, तो ये काफ़ी संभव है कि स्टैम्पीड की जो जगह है या जो स्पॉट है, वो एक ही जगह हो, ये मतलब इससे ज़्यादा होने की भी संभावना है। संगम नोस पे तो मैं खुद भी गई हूँ, उसी दिन जिस दिन सुबह हुई है 2-3 बजे, उसी दिन दोपहर 12 बजे मैं वहाँ मौजूद थी। तो वहाँ पर लोगों से बातचीत भी हुई है। और इस समय जो अपडेट आप जानना चाह रहे हैं, तो स्थिति अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई बहुत कंट्रोल में प्रशासन के तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कल रात आप मानिए कि जो एक हॉस्पिटल या मॉर्चुरी के वर्किंग आवर्स होते हैं वो 5 बजे तक होते हैं। कल रात 9 बजे तक यहाँ पर प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल के मॉर्चुरी और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोग बॉडीज लेने आ रहे थे, जिनको जैसे पता चल पा रहा था या बॉडी आइडेंटिफाई कर ली थी, तो वो अंतिम संस्कार के लिए शव लेने आ रहे थे। और ऐसे तमाम लोग अब मॉर्चुरी की तरफ आ रहे हैं जिनको कि खोया पाया केंद्र या फिर
पूरे मेला क्षेत्र में जी। जितने भी इन्होंने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बनाए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर दी थी, नाम या फ़ोटो, ये सारी जानकारी वो ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है अपने फैमिली मेंबर के बारे में। तो जी। ये लोग अब शहर के हर अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं और एकदम हताशा में अब ये मॉर्चरी जा रहे हैं, जहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ये लावारिस लाशों की फ़ोटो देखकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई जो फैमिली मेंबर मिसिंग है इन लावारिस डेड पर्सन्स में तो नहीं है। तो कल रात का तो ये मंज़र था स्वरूप रानी अस्पताल के मॉर्चरी के बाहर का। जी। इसमें जो गवर्नमेंट का फिगर है 30, वो जी। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। हुँ। कई लोग हैं जो और मॉर्चरीज़ में जाकर काउंट कर रहे हैं डेड बॉडीज़, और एक ही जगह सारे इंजर्ड या फिर जो डिसीज़्ड हैं उनको नहीं ले जाया गया है। सरकारी अस्पताल के अलावा जो इनके अपने चिकित्सालय थे मेला क्षेत्र में, जी। सेक्टर 2 और सेक्टर 5, वहाँ ले जाया गया है। झूंसी के अस्पतालों में ले जाया गया है। मेला क्योंकि संगम घाट के इस तरफ और संगम घाट के उस तरफ भी करीब 4000 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ था, तो झूंसी के भी कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी मेरी जानकारी में मुझे ये पता चला है कि जो इंजर्ड थे और जो बाद में हादसे में मृत घोषित किए गए, उनको भी वहाँ पर ले जाया गया है। तो ये जो 30 का इनका फिगर है, ये काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनाइज़ करने की ज़रूरत है। जिस दिन मैं ग्राउंड पे थी 29 तारीख को, ग्राउंड पर मुझे एक पुलिस कर्मी ने कहा है कि 80-85 की उनका अनुमान है, जी। एज़ फार एज़ द नंबर ऑफ डेड आर कंसर्न्ड। हुँ। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से मतलब बेतहाशा सर लोग अपने फैमिली मेंबर्स उनके छूट गए हैं। हुँ। कोई कलकत्ता से आया था, उनकी ननद मिसिंग है, किसी के फादर नहीं मिल रहे हैं। एक बहुत अजीब बात ये भी कि जो गाँव के परिवेश से हैं या ज़्यादातर अगर महिलाएँ मिसिंग हैं, हुँ। स्पेशली एल्डरली वुमेन, तो उनको अब अगर वो मिसिंग हैं, तो उनको घर का ना मोबाइल नंबर ठीक से याद है, नहीं पता है, ना वो गाँव का नाम या कुछ इतना बता पाएँगी। हुँ। तो हुँ। उनके बारे में इनको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो ये मिसिंग कहाँ गए? आप हुँ। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो मेले से वापस आ रहा है और वो ये कह रहा है कि मेरे ये खो गए, मेरे वो खो गए, हुँ। और हुँ। 29 तारीख को मतलब शाम के 6-7 बजे तक 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे स्टैम्पीड को। केवल लोग नहीं, मैं ऐसे इंडिविजुअल से भी मिली हूँ। एक लेडी थी वेस्ट बंगाल से कि वो बस स्नान करने के बाद वो वॉशरूम गई हैं और उनके फैमिली के 9-10 लोग ही कहीं गायब हो गए। तो पूरे-पूरे फैमिलीज़ एकदम से ऐसे डिस्पर्स हो गए हैं या खो गए हैं कि उनका पता ही नहीं जी। चल पा रहा है। तो ये कहाँ गए? मतलब ये जो मिसिंग हैं और ये जो डेड का ये संख्या केवल 30 बता रहे हैं, हुँ। क्या इनके बीच में कोई लिंक है? ये सस्पिशन क्रिएट करता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वर्ज़न हमारे सामने दिया जा हुँ। रहा है। तो ये है कि मिसिंग के नंबर्स को लेकर बहुत सारे शक शुबहे हैं, जिस पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार सबकी वो राय लेता हूँ। हृदेश, आप देख रहे हैं इस मामले को, कैसे आपको लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती थी, या क्या ऐसा हो रहा है कि पुलिस प्रशासन को स्केपगोट बनाया जा रहा है और वो नेता और वो राजनीति जो लगातार रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में हर दिन कह रही थी आज 5 करोड़ लोग हो गए, आज 10 करोड़ लोग गए, कल 20 करोड़ लोग गए, जो लोगों को एक तरह से प्रेरित कर रही थी। क्या इसमें ये प्रशासन और राजनीति दोनों तरफ की खामी है कि क्या इसमें एक जो आकलन करने वाली होती, पूर्वानुमान वाली स्थिति होती है कि कहाँ पर हम रुकेंगे? आप अनकंट्रोल्ड, अनलिमिटेड लोगों को एक जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये जो पूर्वानुमान लगाकर कि भाई एक शहर की, एक हॉल की, एक सिनेमा हॉल की एक कैपेसिटी होती है 300 सीट की, तो उसके अंदर उस 300 सीट की कैपेसिटी पे आप 10-20 लोग आगे पीछे आ जा सकते हैं। लेकिन अगर उस 300 की कैपेसिटी में आप 400 लोगों को भर देंगे,
तो एक समस्या नहीं होगी केवल बैठने की, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, वहाँ पर और भी कमी होगी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ अफ़ेक्ट हो जाएँगी, जिसकी वजह से सफोकेशन होगा, साँस घुटेगी, लोगों के साथ दिक्कतें आएँगी। तो वो पूर्वानुमान का अभाव है और नेता केवल केवल एक इवेंट मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन में अपने लगे हुए थे, उनको रिकॉर्ड बनाने की पड़ी हुई थी, जो बार-बार लोगों को हर चीज़ से प्रेरित कर रहे थे कि भैया हम बहुत बड़ा कुछ ऐसा आयोजित कर रहे हैं जिसमें आपको पहुँचना चाहिए। जैसे एक खबर मेरे पास ये है कि ज़्यादातर जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनमें बहुत सारे विधायक अपने-अपने इलाकों से बसों में भर-भर कर लोगों को ले जा रहे थे। आप ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं तो कोई कैपिंग होगी। प्रशासन की एक और भूमिका है जिस पर मैं आगे बात करूँगा, लेकिन पहले मैं इस पर थोड़ा-सा समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, मैंने कई ऐसी जगह कवर की हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों में भगदड़ मचने और मारे जाने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें बॉम्बे के सीरियल ब्लास्ट हैं 2007 के, 2008 के जयपुर के ब्लास्ट हैं। लेकिन धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़ी जो घटना हुई वो केदारनाथ डिजास्टर हुआ था 2013 का। तो ये जो संस्कृति है हमारे यहाँ की पुलिस और प्रशासन की ओर से, कितनी भी सक्रिय और कितनी भी कंजस्टेड जगह में लोगों की जो क्षमता है उससे ज्यादा लोगों के भरते जाने के बावजूद उन्हें न रोकना, ये एक बहुत पुरानी शॉर्टकमिंग रही है। और केदारनाथ डिजास्टर के बाद मैंने कई डिजास्टर मैनेजमेंट के सेमिनार हैं वो भी अटेंड किए, तो वहाँ इस बात को बताया जाता था कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप भीड़ को, क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखा है। दूसरी सवाल इसमें आती है प्रोफेशनल प्राइड की। किसी भी आईएएस ऑफिसर का या आईपीएस ऑफिसर का, या जो भी ऑफिसर वहां पर डिप्यूट है, वो एक छोटे से नेता के आगे भी आज सर झुका दे रहे हैं। उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कहने की कि चाहे आप चीफ मिनिस्टर की सिफारिश लेकर आ रहे हो, चाहे आप किसी की सिफारिश लेकर आ रहे हो, दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट अलाउ। जी। तो ये प्रोफेशनल प्राइड से बात आती है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जो हमेशा ये रहेगा कि मैं अपना राजनेताओं को खुश करूं, ऊंचे रसूख वाले लोगों को खुश करूं, ये सारी बातें रहेंगी तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। तीसरी बात जो आपने कही वो ये है कि किस तरह से ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या राजनेता हैं वो इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम बना रहे थे और लगातार अखबारों में विज्ञापन से लेके सब जगह ये कह रहे थे कि वो एक जो है बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहा है, जो 144 साल बाद एक ऐसा महाकुंभ हो रहा है जिसका सबको आके ये करना चाहिए। और इसी में मैं जोड़ रहा हूँ वो छुटभैया नेताओं वाली बात भी जो अपनी जगह जगह से भर के ला रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस वर्ग की है जिससे आप और हम आते हैं। जब पहली बार वहाँ पत्रकार गए थे 15 जनवरी के आसपास जब ये शुरू हुआ मकर संक्रांति पे ये पूरा आयोजन, तो वहां से पत्रकार बता रहे थे टीवी चैनलों की कि यहाँ बहुत अव्यवस्था है। उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं रिपोर्ट इसे कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, या तो हर आयोजन में समस्या होती है, और दूसरा ये था कि उनके दफ्तर को इस तरह की स्टोरीज नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए उसका जवाब आप दे सकते हैं कि वो एड वाला जो मॉडल है या साष्टांग प्रणाम करने मैं की जो आदत है। इसमें तो ये लगे चार हाथ, बातें जो है मूल रूप से आपने पहली जो आखिरी बात कही उसको लगे हाथ में बता देता हूँ कि एक बहुत बड़ा बजट जो 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात मैंने कही है, ये होता है पब्लिक मनी की बर्बादी, वेस्टेज। आपने कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया है, आपने कोई, आप जाएंगे जिस दिन मेला खत्म हो जाए उसके अगले दिन जाइएगा, आपको वैसे ही उजाड़ एक मैदान दिखेगा गंगा के किनारे, और वहां पे कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता। 7,000 करोड़ रुपए कहाँ तो जाते नहीं, हैं? मैं कह रहा हूँ कि फ्लैग करने वाली बात जो है, पत्रकारों की जो कमी है वो ये, किसी ने फ्लैग नहीं किया इस अव्यवस्था को हाँ, कि वो ऐसी इसीलिए ना, व्यवस्था है। क्योंकि इस 7,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया एडवर्टीजमेंट और उसके लिए उसमें खर्च हुआ है, जिसमें अखबारों में आप देख रहे होंगे हर दिन कुंभ से जुड़े विज्ञापन छप रहे थे, टेलीविजन पे हर दिन एक बहुत भव्य दिव्य टाइप की वो प्रचार आ रहे थे, वीडियो शोज आ रहे थे, और सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा था। वहां पर जमीन पे जब इस तरह से मुंह बंद होगा और एक मोटा पैसा सिर्फ केवल छवि प्रबंधन और मीडियाबाजी पर खर्च होगा, तो वो खबर कैसे चल पाएगी? वो खबर नहीं चल सकती। रिपोर्टर वहां रह के भी क्या कर सकता है? आप इसको छोड़िए, 29 तारीख को रात में 2 बजे ये घटना हुई है, 1 से 2 बजे के बीच में सवेरे खबर आ गई कि बड़ी संख्या में लोग मर गए हैं, और उसके बाद 12 बजे यहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री यमुना पार एक इलाके में, सीलमपुर के इलाके में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। उस चुनावी जनसभा को अब कायदे से इतना बड़ा जो दुर्घटना हुई है, इसके बाद मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए थी? टेलीविजन मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, जो कि वॉल टू वॉल कवरेज दे रहा था। वो वॉल टू वॉल कवरेज प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण को दे रहा है, उस पर
उनके चुनावी भाषण को लाइव दिखाया जा रहा है। उसको 4 घंटे 5 घंटे पहले इलाहाबाद में इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों को दिखाने का, उसके लिए जवाबदेह लोगों से सवाल पूछने की फुर्सत नहीं है। इतना दिवालियापन हमारे देश के मीडिया का। तो मीडिया का एक पहलू जो आपने बताया, उसका एक ये पक्ष है। आनंद, आपकी पहली टिप्पणी इस घटना पर। इसमें 2-3 पक्ष हैं, मुझे मतलब जो बोल दिया गया है उसको मैं नहीं दोहरा रहा हूँ। कि एक तो प्रशासनिक पक्ष है, दूसरा जो राजनीतिक पक्ष है उसको मैं थोड़ा दूसरी तरह से बताता हूँ। हाँ। और तीसरा इसमें एक और पक्ष है, जो मास साइकी का, जन मनोविज्ञान, जिससे जो स्टैम्पीड जैसी घटनाएं होती हैं ज़्यादातर। तो प्रशासनिक पक्ष, मुझे याद है कि 2001 में जो और जन सैलाब की जो है कमी कुंभ में कभी नहीं रहती है। उसके लिए आपको कोई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं चाहिए। कुंभ का मतलब ही है कि लोग आ ही जाते हैं। मतलब 2001 में एक दिन था, किसी दिन, उस दिन जो है इलाहाबाद की जनसंख्या 5 आबादी करोड़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। मैं उस समय वहीं था। तो I know, हाँ। और उस समय एक BBC ने और NYT ने भी एक रिपोर्ट किया था, और इलाहाबाद के जो उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनको बताया था कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल इवेंट मैनेजर हैं, क्योंकि इससे बड़ा इवेंट होता नहीं है। और नोडल एजेंसी जो है उस समय DM को ही बनाया गया था कि तो प्रशासन का और मतलब पॉजिटिव रिपोर्टिंग हुई थी इंटरनेशनल मीडिया में भी कि ये इतना बड़े इवेंट को ये कर रहे हैं। तो आनंद, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इसी से जुड़ा एक बहुत सिंपल सा एनेक्डोट है, मैं भूल जाऊंगा आगे जाके, तो मैं लोगों को बता दूं। जिस महाकुंभ की बात कर रहे हैं 2001 वाले, उस समय मैं इलाहाबाद में ही था। और जिस अधिकारी की तारीफ वाले BBC और इंटरनेशनल कवरेज की बात कर रहे हैं, उसको भी वो भी मुझे याद है। लेकिन उनकी स्मार्टनेस जो थी उसको जानना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत सीनियर अधिकारी थे जो कि उस समय वहां पर मेला प्रशासन से ही जुड़े थे, और उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने जो बात बताई कि कैसे मैनेज किया जाता है, वो इतनी खूबसूरत चीज थी कि उन्होंने कहा कि बेसिकली जैसे ही आप परेड ग्राउंड क्रॉस करके मेला वाले इलाके में घुसते, तो वहां पर उन्होंने पूरे मेला क्षेत्र में, आपने जैसे एयरपोर्ट्स पे देखा होगा बना होता है, आप ऐसे जाना, यू टर्न लेके आना, ऐसे लाना, एस शेप में बहुत सारा, तो पूरे मेला क्षेत्र को उन्होंने एस शेप में बदल दिया था। और साथ में हर एस शेप के एक एंड को उन्होंने ओपन रखा था कि जैसे जब उनको ये पता लगता था कि एक लिमिट से ज्यादा संख्या हो रही है, तो वो लोगों को उस एस शेप एक जगह से खोलते थे और पूरा घुमाते घुमाते वो उन लोगों को वापस परेड ग्राउंड से वापस ले आते थे। मतलब लोगों को ये लगता था कि वो नहाने जा रहे हैं, बट एक्चुअली, और मैं इसको कहूंगा कि बहुत स्मार्ट मैनेजमेंट था उनका, वो निकालते थे और वो वहां से फिर दूसरे साइड में, एक जो यमुना जिस साइड से शहर के आती है, यमुना का जो इलाका है, जो कि कटघर और वो इलाके हैं, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, और उधर निकाल के ले जाते थे। इतना स्मार्टनेस उसमें थी कि वो फिर लोगों को पता चला, तो वो जाते थे और वो नहाते थे एक्चुअली यमुना के दूसरे पुराने घाटों में, जो बहुत पुराने इलाहाबाद के हिस्से थे, उधर जो कोई जाना भी नहीं पसंद करता है। तो ये एक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि कैसे वो मैनेज कर रहे थे इस पूरी चीज को। हाँ आनंद, अब आप अपनी बात पूरी करें। ये एक पक्ष है प्रशासनिक, उसमें खामियां रही होंगी, लेकिन 2 चीज़ें हैं कि एक है कि सामान्य खामियां, और दूसरी है कि एब्रेशन। क्योंकि कोई भी दुर्घटना जो है वो नॉर्म तो है नहीं, एब्रेशन है। तो लेकिन इस तरह के एब्रेशंस को एंटिसिपेट करना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मेला है, मतलब साधारण सत्संग वगैरह में भगदड़ हो जाती है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा एटा में हुई थी। एटा में वो छोड़ हाथरस दीजिए, वो पिछले सप्ताह जो है वो भी एक तरह का मैं भगदड़ ही मानता हूँ, जो अफवाह से निकला, जो ट्रेन से लोग कूद गए और कट गए, तो वो भी एक जो पैनिक में रिएक्शन था वो, या फिर वो सब हटाइए, ये जो विशेष जो त्यौहार होते हैं उस समय जो रेलवे स्टेशन पे भीड़ रहती है, उसमें स्टैम्पीड में मर जाते हैं। पूजा के हाँ, दौरान प्लेटफॉर्म बदलने के हाँ, चक्कर में इधर से उधर ट्रेन आती है, तो और उसमें और कई बार अफवाह का भी, उसमें अफवाह का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो पैनिक में आदमी, उसमें जो जन मनोविज्ञान है वो उससे बहुत ही अलग नहीं है जो आप मेट्रो में देखते हैं कि काफ़ी जगह रहेगी भी, लेकिन
और सभी लोग आराम से भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन लोगों में एक जो है असुरक्षा की भावना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा मुझसे आगे करेगा। तो वो एक जैसे होता है ना कि इनसिक्योरिटी में आप जो है एक कुछ डेस्परेशन में एक्सट्रीम करते हैं कि दूसरा हमको दावे उससे पहले हम निकल लेते हैं या हमको, तो अब उसमें जो है अफवाह का एक रोल और दूसरा है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन ये तो हम पब्लिक पे नहीं लाद सकते। हालांकि पब्लिक को इसमें एक चीज़ है कि भारत में आपको राज्य के अगेंस्ट रहना पड़ेगा अपने को सुरक्षित रखने के लिए। आप राज्य पे भरोसा करके रहिएगा तो बहुत जगह सुरक्षित रहिएगा। तो आपको काम करना है राज्य के, जो है ये मान के चलना है कि जो है एवरीडे सर्वाइवल भी जो है आपका, अगर प्रतिदिन जो है आप बच पा रहे हैं तो वो एक तरह से भाग्य की जीत है। और ये तो है ही, मतलब ये बहुत तो जैसे कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। और जो है आपको राज्य, मतलब आप स्टेट और गवर्नमेंट को मतलब कंसिडरेशन में नहीं ले सकते हैं कि आपको सुरक्षित करेगा। ये मतलब कि आदर्श ढंग से करना चाहिए, वो सब हम लोग जानते हैं, लेकिन ये और जैसे रिलीजियस आयोजन में विश्व भर में इसके जो पैरेलल्स हैं, भारत में तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन एक मक्का में है, मक्का में कभी कभी भगदड़ होती है, मौतें भी होती हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा वेस्ट में जो है कॉन्सर्ट्स में भगदड़ देखे गए हैं, रिलीजियस आयोजन में नहीं। स्पोर्ट्स में वो राइटिंग होती है, भगदड़ से ज़्यादा राइटिंग होती है कि दो ग्रुप लड़ गए, वो एक अलग चीज़ है वो। लेकिन वेस्ट में इसके समकक्ष बस वो वेटिकन सिटी वाला होता है जो साल में एक बार होता है, पेपल, मेरे दिमाग से निकल गया। तो यही है। अब जो नहीं, आपने साइकी की बात बताई, हम लोग तो आपने 3 पक्ष बताए, तो साइकी की बात हुई, बाकी दोनों पक्ष क्या थे? प्रशासनिक बताया मैंने कि उसके बाद जो है एक समय था कि इसको एक अच्छी व्यवस्था के रूप में भी देखा गया था। और लेकिन ये भी है मेरा कहना कि जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है प्रशासन का करने के बाद आपको ये देखना है कि जब इन्फ्लक्स होगा इतने लोगों का, तो वो ऑप्टिमम यूज के बाद भी हम कोप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करोड़ों की संख्या एक मायने रखती है। मतलब आपका मतलब आपको या तो उसको आप, जैसा आप एक बता रहे थे, वैकल्पिक व्यवस्था की जो है टुकड़ों में लाते रहे। नहीं, वो वहाँ टिकने ही नहीं देना है। हाँ, वो एक है। फॉर्मूला ही वही था। वही तो सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ ना, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ये कि सो कैसे गए लोग वहाँ संगमनोस पे जाके, और वो आदमी और वो पुलिस अधिकारी अनाउंसमेंट कर रहा है कि जैसे कि बहुत बिहार में तो नहीं ऐसा होता है, लेकिन बिहार के बाहर जो छठ मनाते हैं तो शाम का जो अर्घ देते हैं और सुबह फिर देना रहता है, तो बहुत लोग वहीं सो जाते हैं कि सुबह कौन आएगा, जैसे कि मुंबई वगैरह में जो बीच पे सो जाते हैं वो। हालांकि वो भी एक जो है वो भी एक इरेगुलरिटी ही है, लेकिन वहाँ वो तो फिर भी चलिए सालों साल का चीज़ है, लेकिन ये जो है इसका क्वांटम ही बहुत अलग है। मतलब मेरे ख्याल से बहुत दुरुस्त व्यवस्था के बाद भी अगर आप ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं कि करोड़ों का इन्फ्लक्स रहेगा और ये सारी व्यवस्थाएं फेल कर सकती हैं, आपके पास प्लान भी हमेशा रहना चाहिए। तो मैं आकांक्षा के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शार्दुल का कमेंट पहला इस पर ले लेते हैं कि वो इस घटना पर उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो इतने वीआईपी कैसे आ गए इस बार। देखिए, जो आनंद ने भी पॉइंट रखा, ऐसा नहीं है कि दुर्घटनाएं पहले नहीं हुई, कुंभ में भी हुई, वो नेहरू जी के समय से हुई, संसद में उनसे सवाल भी पूछे गए, लेकिन इस सरकार ने लगातार कैसे विज्ञापनों में कहा कि नहीं, पिछले तो सब प्रशासनों ने कुंभ के साथ अन्याय किया, हम कर रहे हैं, ये न्याय कर रहे थे, ये कुछ न्याय कर रहे थे। तो फिर आपसे अपेक्षा भी वैसी है, जैसे दावे वैसी अपेक्षा। और उसके बाद जो अतुल ने रखा था और आपने भी रखा था, जो भयंकर मीडिया में विज्ञापन चले, आप देखिए एफएम पे गाने बज रहे हैं लगातार, कुंभ में आओ, है ना। और अब हालत ऐसी है कि वहां जनता को कोई पूछने वाला नहीं। और एक इससे अलग बात भी, जिसका जिक्र थोड़ा सा देश की बात में भी आया था, कि तीर्थ हों और इस तरह के जो
स्पिरिचुअल वाले या धार्मिक आप कह लें, जितने भी आयोजन होते हैं, वो पहले एक इक्वलाइजर होते थे। चाहे आप पुरानी कहानियों से लेके पढ़ लें, आप नम्रता दिखाएंगे, आप अपने मटेरियल को रख के एक आम आदमी की तरह नम्र होके कहेंगे। अब तो वहाँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जा रहे हैं। मतलब ये कितने वीआईपी पास इशू हुए, और वीआईपी जो भी रिपोर्टर वहां गए हैं वो बता रहे हैं वीआईपीओ के लिए ज्यादा जगह घेर रखी है, जनता के लिए कम। अब कोई भी इंसान जिसने 1,500-2,000 लोगों या उनसे लंबा आयोजन किया है या वो उसका हिस्सा रहा है, वो ये जानता है कि, और खासतौर से कुंभ, कि आपको उसके लिए पहले तो सिंपल और यूनिवर्सल नियम बनाने पड़ते हैं। उसके लिए कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो कहते हैं ना मृत्युदंड में, वो एक अपवाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री चले जाए उनके लिए अपवाद होगा, औरों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका वॉल्यूम इतना है कि आपको उन्हें संभालना पड़ेगा। तो मैंने किया है 5-5 हजार लोगों का आयोजन। आपको पता है कितनी सख्ती से और कितना सीमलेसली वो काम चलना चाहिए, नहीं तो एक गड़बड़ हुई नहीं कि आपका सब काम खत्म हो जाएगा। हाँ बताइए। हाँ और आखिरी बात, शुरू में मैं बस इतना कहूंगा, एक जो इन्होंने बात कही कि सारी सरकारों ने गलत किया, हम कुछ बढ़िया करेंगे, उस वजह से हर चीज, और ये इस सरकार के, भाजपा के आजकल के हमें दिखता है, हर चीज पीआर बन गई है। और क्योंकि हर चीज पीआर Political बन गई है, event तो वो है। व्यक्तिगत पीआर बन गई है। तो अब सब योगी आदित्यनाथ का है सब नाम पे। इस वजह से आप देखिए बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन हैं, और वो अलग लल्लन टॉप का भी था खासतौर से, और भी मीडिया संस्थानों के थे, कि लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, लोगों का पता नहीं चल पा रहा, लेकिन सख्त निर्देश हैं अस्पतालों में कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। वही मीडिया जिसे कई सौ करोड़ के विज्ञापन चले गए, लेकिन उससे लोग बात भी नहीं कर सकते। और ये वही सरकार है जिसने इसी हफ्ते रिपोर्टर्स कलेक्टिव से पब्लिक सर्विस ना बता के, मीडिया तो पब्लिक सर्विस है नहीं, उनका टैक्स एग्जेम्पशन वापस ले लिया। अब पब्लिक सर्विस नहीं है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से जवाब मिल नहीं रहा, मीडिया से हम बात कर नहीं सकते। अजीब सिचुएशन है। आनंद आपको जोड़ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसी से एक जनरल साइकी का बता रहा हूँ कि जो वीआईपी कल्चर ये बोल रहे थे, तो भारत में जो है समृद्धि और जो आपका सामाजिक रूप से रसूख जो है, उसका एक मापदंड है कि आप भीड़ से कैसे बच सकते हैं। आप बहुत सारा पैसा मध्य वर्ग भी खर्च करता है भीड़ से बचने के लिए, कि कम भीड़ होगा, वो गेटेड कम्युनिटीज हो, या फिर इस तरह के बड़े-बड़े मंदिरों में सेपरेट लाइन होती है, पैसा मंदिरों VIP दर्शन मंदिरों में भी, और ऐसे भी कि दूसरे धार्मिक ऐसे भी जो बहुत जैसे इंटरटेनमेंट, शॉपिंग, ये वो, वहाँ चलो कम भीड़ होती है, मतलब हम जैसे लोग रहते हैं, भीड़ से बचोगे। तो वही वीआईपी कल्चर में भी आपका अल्टीमेट जो है सोशल जो करेंसी है, कि ये जो है भीड़ भाड़ से बच के, न्यूसेंस से बच के कैसे निकल सकते हैं। तो वो आपका एक एसर्शन है सोशल पावर का। उसकी वजह ये जो आप पहले कह रहे थे, हिंदुस्तान में कोई पूछने नहीं आएगा क्योंकि आप मर गए। तो दूसरी बात है, ये जो सोशल मीडिया पर जो है, जो टिकटॉकाइजेशन हुआ है कोई भी इवेंट का, इन्फ्लुएंसर वाला, हाँ, वो भी जो है, आप वो इन्फ्लुएंसर है, तो वो वहाँ जो है वो इवेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, हम यहाँ हैं ये इम्पोर्टेंट है। मैं स्टार हूँ और मैं प्रयागराज में हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अलग नहीं है जब आप परिवार के साथ झेलते हैं, कहीं जाते हैं, अपने को डॉक्यूमेंट करना कि मैं तो जाते हैं आप कहीं घूमने, तो पहले ट्वीट कर देते हैं नहीं, वो पर्यटन अब इम्पोर्टेंट नहीं है, चीजें देखते नहीं है लोग। हम यहाँ मौजूद हैं, हम अपने को प्रकट यहाँ किए हैं, ये ज्यादा जो आप साइकी की बात कर रहे थे ना आनंद, उसमें एक उस साइकी का लेना देना, मतलब वो बहुत डीप, जैसे आपने कहा कि मास साइकी कैसे वो करती है, कि वो कैसे भीड़ को मतलब एक्सट्रीम पे चली जाती है, उसी से जुड़ा ये भी सवाल है कि ये जो वीआईपी कल्चर है ना, यहाँ पर जो भीड़ से बचने का इतना ज़्यादा डीप रूटेड है ना हमारे यहाँ, सोशल जो स्ट्रक्चर है वो, उसमें आपका कास्टिज्म भी जुड़ेगा, उसमें आपका सामंतवाद भी जुड़ता है, उसमें हर आदमी अपने को एक दूसरे से ऊपर रख के देखने का इतना आदी होता है कि वो वहाँ पर इतनी बेशर्मी से, और कहाँ पर मतलब जो आदमी धर्म के मंच पर भी एक साथ नहीं खड़ा हो सकता, दूसरे के साथ खड़ा होने में उसकी इज्जत जाती है, उसको लगता है कि वो बाकियों से श्रेष्ठ है, तो उसके लिए वीआईपी घाट बनेगा, मंदिर में जाएगा तो उसके लिए अलग से लाइन लगा के वीआईपी दर्शन होगा। ये कहाँ पे हो सकता है? क्योंकि मतलब इंडियंस के अंदर ये भरी हुई चीजें हैं कि हम बाकियों से थोड़ा श्रेष्ठ हैं या थोड़ा सा अलग डिजर्व करते हैं। ये चिरकुटाई का मतलब वो जो लिमिट है ना, उसका प्रकटीकरण है वीआईपी कल्चर के रूप में।
आकांक्षा मैं जानना चाह रहा हूँ, जब ये सब कुछ हो जाने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि वीआईपी कल्चर के ऊपर बड़ा रोक लगा दी गई है। क्या रोक लगाई गई है? कुछ ऐसा दिख रहा है? क्योंकि मैं वीआईपी वाला जो मोमेंट है जो इस स्टैम्पीड से जुड़ा है उसके बारे में भी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं इसके बाद शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी के क्या हालात हैं? क्या वास्तव में कुछ रोक-टोक लगी है या ये इसका लेना-देना उस इस घटना से है कुछ वास्तव में? अखबारों में तो बड़ा आ रहा है कि हाँ। रोक लगी है। यानी क्या गाइडलाइंस बना नहीं दिए योगी जी ने अब? सर ये जैसे जो शार्दुल कह रहे थे, मैं शार्दुल से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो यहाँ पर वीआईपीज़ का इन आगमन हुआ है और उनको बहुत तरजीह दी गई है, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक जैम हम लोगों को शहर में देखने को मिल रहा था, महीने 2 महीने महीने भर पहले से ही। जितने भी इंटरकनेक्टिंग रोड्स हैं, जो भी मेला क्षेत्र की तरफ ले जाती हैं, और मतलब मेरा जो घर है वो खुद संगम से 3-4 किलोमीटर है, तो हम लोगों के लिए मतलब हम लोग की नॉर्मल जो भी एक्टिविटी है, इट हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल, क्योंकि हाँ। हमें नहीं पता कि हम कहाँ अभी जाम में फँस जाएँगे। और जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलाहाबाद एक टियर 2 सिटी ही रहा है, जी। तो इस बड़े धार्मिक आयोजन के लिए सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से रिवैम्प नहीं किया गया था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरा आयोजन एक मेकशिफ्ट टेंट सिटी में किया गया है, जो 4000 एकड़ में फैला गया है। हुँ। इन्होंने किया क्या, केवल चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ है। अगर आप रेलवे स्टेशन से उतर के मेला की तरफ जाएँगे, तो शंख रूपी, मतलब कितना इमेजिनेशन यूज़ किया गया कि शंख रूपी लाइट्स आपको सारे लैंप पोस्ट में दिखेंगे। हुँ। अ, लेकिन सड़कों का कोई चौड़ीकरण या सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं से कोई चेंज नहीं हुआ, या कोई नया फ्लाईओवर शहर में नहीं बना है। हुँ। वो जो लोग निकल रहे हैं वो उसी पुराने इलाहाबाद के लीडर रोड से ही स्टेशन से होते हुए मेरा क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हुँ। तो खुद मैंने काफ़ी वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं, और काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर भी आए हैं कि लाल बत्ती, नीली बत्ती की गाड़ियाँ जो आ रही थी, जो पूरा उन लोगों का कॉन्वॉय था, उससे ट्रैफिक जैम सिटी में भी एविडेंट था, और ट्रैफिक जैम एविडेंट था इवन विद इन द मेला एरिया। क्योंकि अब जो साधु बाबा हैं, उनको भी एक तरीके से कुछ-कुछ जो स्पेशल जो भी उनका प्रोटोकॉल हो, तो मैं देख रही थी कि कई ऐसे भी रिलिजियस फिगर्स थे जिनको हूटर वाली गाड़ी दी गई थी, और उनके लिए भी तुरंत पुलिस बैरिकेड हुँ। लगा के आम जनता को रोकती थी, और ऑफ कोर्स उनको फैसिलिटेट करती थी कि आप पहले निकल जाइए। हुँ। क्या इस घटना के बाद सडनली दे हैव चेंज्ड देयर एटीट्यूड? तो इसका जवाब ना है। हुँ। क्योंकि 29 तारीख को जिस दिन की ये घटना है, आप सोचिए कि 8 से 5-6 घंटे हुए हैं, मैं उसी घाट पे मौजूद हूँ। अगर ये 2-3 किलोमीटर लंबा घाट है, तो उसी में इन्होंने एक एरिया डिमार्केट किया हुआ है, जो शाही स्नान के लिए जितने भी हुँ। साधु संत हैं, वो जाएँगे। तो वो बल्लियों के माध्यम से और नेट लगा के एकदम क्लियरली उनके लिए पाथ बनाया गया है। पूरे रास्ते में आपको सीआईएसएफ ऑफिशियल दिखेंगे, और वहीं बगल में, मतलब 1 दिन बाद भी मैं खुद संगम घाट तक नहीं पहुँच पा रही थी, इतना ज़्यादा हुँ। अफ़रा-तफ़री का माहौल था। मतलब मुझे लगा कि मैं दब जाऊँगी अगर मैं अब आगे बढ़ूँगी, क्योंकि घाट पे इट इज़ स्टिल लाइक कि a sea of 2000 3000 people, they just come down to the घाट, एंड जब तक वो निकल के वापस आए, तब तक एक 2000 3000 लोगों का जत्था फिर से अलग से तैयार है पहुँच गया। घाट की तरफ आने के हुँ। लिए। तो घाट पे मैनेजमेंट में कहीं कोई सुधार नहीं है सर। हुँ। और एक जो दूसरा आपने जो वीआईपी वाली हाँ। ही जो बात कही, उसी पर एक जो पॉइंट है कि काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस महकमा है, जो मुझे समझ में आया, वो भी इनके सिक्योरिटी में इतना ज़्यादा हुँ। इन्वॉल्व हो गया या फिर डिप्लॉय किया गया है कि इवन आफ्टर द इंसिडेंट केवल बल्लियों के माध्यम से, मतलब ये 2025 में हम बैठे हैं, और महाकुंभ के एरिया में अभी भी बल्लियों से वो एक पिकेट पॉइंट्स बना के वो ऊपर बैठ के देख रहे हैं। इनफैक्ट मैंने 1-2 पुलिस कर्मियों से भी पूछा, एक जो मेला प्राधिकरण से जुड़े एक एसडीएम है, उनसे भी मैंने पूछा कि सर, कहीं न कहीं आप ये तो मानेंगे कि संख्या में जितने डिप्लॉय होना चाहिए वो उतना नहीं थे। आप कह रहे हैं कि हम जो है एक एरिया को देख रहे हैं,
जो भी 6-7 का समूह है, बर्ड्स आई व्यू है ये, जो आप देख रहे हैं। वहाँ घाट पे कोई दब रहा है, कुचल रहा है या वो बिछड़ जा रहा है, इसको लेकर कोई माइक्रो लेवल मैनेजमेंट इवन आफ्टर द इंसिडेंट वाज़ कंप्लीटली मिसिंग। और बस एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगी कि ये जो मेला प्राधिकरण से जुड़े जो एसडीएम थे, यहाँ पर एक और आप चीज़ का नोट करिए जो वीआईपी कल्चर से ही जुड़ी हुई है कि अ, जब शाही स्नान अखाड़ों ने कहा कि हम वी विल गो अहेड विद इट इवन आफ्टर द इंसिडेंट केम टू लाइट, तो उनके लिए मतलब लोग यहाँ मर चुके हैं उसी घाट पे, उसी घाट से 1 किलोमीटर दूर भूला भटका केंद्र पे लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। ऐसे-ऐसे बुजुर्ग अधेड़ उम्र के मुझे मिले हैं कि उनको उनकी वाइफ बिछड़ गई हैं एंड आउट ऑफ पैनिक वो एकदम शिविर कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली एंड हियर इज़ एन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इन सब के बीच में पुष्प वर्षा कर रहा है चॉपर से। तो हेलीकॉप्टर से। मतलब आसमान से उतर के धरातल पर भी तो आइए साहब। और हम्म, अगर आपने जो ये बल्लियां ये लगाई हुई हैं साधु संतों के एरिया को डिमार्केट करने के लिए, नेट लगा हुआ है और चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ ऑफिशियल उनको ये इंश्योर कर रहे हैं दैट दे टेक अ बाथ इन द रिवर कंफर्टेबली, तो आपने 7,000 करोड़ में कुछ और करोड़ लगा के केवल बल्लियां ही लगा के अगर ये रोज कर देते उस घाट एरिया में तो शायद ये इंसिडेंट ना होता। लेकिन 29 तारीख में मैं कुछ घंटों के बाद की बात बता रही हूँ कि ये जो वीआईपी कल्चर है, इसमें मुझे कहीं कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। ठीक बात है। एक छोटी-सी चीज़ आपसे पूछ लूँ और उसके बाद फिर हम इसका एक और पहलू है उस पर बात करेंगे। छपरियों को भी वीआईपी में एंट्री मिल जा रही थी। छोटे-छोटे इन्फ्लुएंसर मैं देख रहा था अजीब से कूद रहे हैं जाके वीआईपी पूरा घाट खाली है और वहाँ से वीडियो और ये और सब बता रहे आ थे कि रहे व्यवस्था थे बहुत अच्छी और है। व्यवस्था बड़ी अच्छी है बताया जा रहा था। पता नहीं अपने को इन्फ्लुएंसर खुद ही बताए जा रहे हैं, हमने तो कभी देखा भी नहीं लेकिन उनकी एंट्री जिस जगह तक है वो बड़ा सरप्राइजिंग है कि ऐसे-ऐसे अननोन फिगर्स। नहीं, यहाँ पे हैं तो अ, काफ़ी इंटरेस्टिंग से फिगर्स भी हैं, बहुत अच्छा सारे तो आई थिंक तो उनको छपरी नागा नहीं कहना साधु भी चाहिए। हैं। अच्छा एक बात मैं मतलब बताऊँ हाँ। हैं कि काफ़ी से ये वियर्ड कैरेक्टर्स भी हैं जो आपको पूरे महाकुंभ में दिखाई देंगे और ये भी एक बात फैक्ट है कि शुरुआत में जो मीडिया कवरेज था वो पॉजिटिव ही था, कि यहाँ पर सब कुछ बहुत वेल मैनेज्ड है। जबकि इस अमावस्या स्नान के 2 दिन पहले भी 2-3 दिन पहले तक जो भी आने वाले श्रद्धालु थे, स्पेशली विमेन जिनको इतना लंबा डिस्टेंस चलना पड़ रहा था। आप अगर स्टेशन से लेकर संगम तक जिसको आप 10-11 किलोमीटर आप अगर चला रहे हैं और वो वापस फिर उतना जा रहा है, विमेन स्पेशली वर वोकल कि ये ये बहुत जो ज़्यादा हमें यहाँ पे ये चलना पड़ रहा है। इससे तो कहीं ज़्यादा वेल ऑर्गनाइज्ड वैष्णो देवी होता है, इससे तो कहीं ज़्यादा वेल ऑर्गनाइज्ड हमने उज्जैन में देखा है। ये आकांक्षा मैं अ, इस पर बात करूंगा। मेरा एक्चुअली यही अगला सवाल था लेकिन आनंद एक बार कंप्लीट कर लें। मैं तो इसमें थोड़ा और डिटेल में मुझे बात करनी है। हाँ आनंद आप कुछ जोड़ रहे थे। नहीं, एक उस पर सामाजिक आपत्ति है, मुझे नहीं आपत्ति है, लेकिन चूँकि बहुत हम लोग सामाजिक हम आपत्ति है। हम लोग संवेदनशील समय में बहुत रहते हैं। आहत तो भावना वाला आहत दौर। भावना थोड़ा हाँ। वोकिज़्म भी इसमें है कि जैसे वोकिज्म। हाँ, हाँ, वोकिज्म वोकिज़ क्या होता है? हाँ, तो इस जैसे छपरी शब्द को जो है जब बहुत लोग छपरी एक जाति विशेष गुजरात या महाराष्ट्र में है। अच्छा तो छपरी ये एक जाति है। जातिगत शब्द है, हाँ, जातिगत जातिगत अपमान तो शब्द मैं है। इसको वापस लेता हूँ। तो इसलिए जो है ना उसका जो जनरल मीनिंग है हम लोग समझते हैं क्या है, किस सेंस में यूज किया जा रहा चिरकुट है। कहते हैं। हाँ, चिरकुट नहीं, ये है मतलब कि चिरकुट छपरी जबरी हाँ, एक्चुअली चिरकुट क्या है कि जो ओवर कलर्ड कपड़े पहन रहा है, नया पैसा न्यू मनी से जो बहुत सोशल मोबिलिटी जिसकी तुरंत छपरी जो जिस सेंस में आया उसका सबसे बढ़िया मैं अगर चेहरा कोई बता दूं फिजिकल तो आप उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। रणवीर सिंह है ना जो रणवीर वो सिंह जैसे हार्दिक हाँ पांड्या हुए वगैरह ये सबको उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो न्यू मनी का असर्शन है कि नया पैसा आया, न्यू रिच। एक बार इंडिया टुडे ने जो पंजाबियों पे किया था वो भी कंट्रोवर्शियल हुआ था कि पंजाबी जो नया जनरेशन बहुत आया लाउड है। नहीं और अपवर्डली मोबाइल जो है बहुत और नया पैसा फर्स्ट जनरेशन आया, तो इंडिया टुडे ने 92-93 पे उस पर एक कवर स्टोरी की थी तो वो अपीज जो न्यूयॉर्क से लिया था तो पी उसमें लगा दिया, तो लिखा दिया पपीज, दिल्लीज पपीज।
वो जैसे कुत्ते के बच्चे हैं ये, तो उस पर ये पंजाब लिटरल ट्रांसलेशन हाँ, हो तो गया, मतलब हाँ, सेंस मतलब पंजाबी कम्युनिटी ने उस समय बहुत आपत्ति की ऑफेंसिव थी हो उस सर इसमें बस हाँ ये जो छपरी वाला आपका पॉइंट था इसमें हाँ बस मुझे दो एक चीजें कहनी थी कि हाँ मीडिया का जो कवरेज था इवन लाइक बिफोर द इंसिडेंट वो लॉपसाइडेड था। और क्योंकि इस घटना के पहले भी मतलब 3-4 बार मैं जा चुकी थी मेला एरिया में। कई ऐसे भी पहलू थे कि मतलब केवल वो आईआईटी वाला बाबा और ये सब दे वर नॉन एंटिटीज, लेकिन उन्हीं को बहुत ज्यादा मे बी बिकॉज दे विल गेट देम मोर व्यूज मोर नंबर्स, तो उनको इतना ज्यादा तरजीह दी जा रही थी। लेकिन मेला में एज अ प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक हिंदुत्व जो एक एको चेम्बर है या फिर जो रिलीजियस फिगर्स का जो एक एको चेम्बर है, उनसे जुड़े जो इश्यूज हैं वो इन छपरियों के पूरे जो वायरल वीडियोस थे उसके चक्कर में कहीं न कहीं मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हाइलाइट नहीं हो पाए। नहीं हो जैसे पाए। यहाँ पर मुझे मेला एरिया में कई सारे जो टिपिकल हेट मॉन्गर्स हैं, उनके पोस्टर्स दिखे और उनको बाकायदा इनवाइट किया गया था धर्म संसद में ये तो अच्छी हाँ ये बहुत अपना जरूरी स्पीच चीज है देने के लिए, ठीक जिनमें बात आपके यति नरसिंहानंद वो शामिल तो हैं। दिखे ही नहीं आप वो। ऋतंभरा देवी का शिविर देखेंगे सर, इतने बड़े-बड़े एलसीडी स्क्रीन लगे हुए हैं कि मतलब ऐसा लगेगा आप 5 स्टार होटल में आप जा रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया का बहुत बड़ा पोस्टर मैंने देखा। ओह विश्व हिंदू परिषद का शिविर बहुत ही भव्य तरीके से गोलवलकर द्वार है जो आपका मतलब वेलकम करता है, और फिर राम मंदिर, नए राम मंदिर का मॉडल है, नए राम का स्टैचू है, और वहां पे उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए लाइक फॉर देम द प्रायोरिटी इशू इज दैट ऑफ हिंदुत्व बांग्लादेशी हिंदूज। फिर मैंने उनको खैर मंदिरों पे लेके मैंने सवाल उनसे पूछे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का केस अभी चल रहा है, सिविल सूट पे हॉल्ट किया गया। सो देयर इज आल्सो सम काइंड ऑफ फैक्शनलिज्म which was evident to me at least as far as the Dharm Sansad by Shankaracharya Avimukteswaranand was concerned and Vishwa Hindu Parishad was concerned। लेकिन obviously ये सारे issues एकदम से कहीं बैक बर्नर पीछे पे चले चले गए गए क्योंकि वो एक आईटी वाले बाबा आ गए। और बस एक थोड़ा सा ह्यूमर नोट पे इस चीज को मैं खत्म करूंगी कि ये आईटी बाबा का जो वीडियो इतना वायरल हुआ है कि देर इज वन पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे ये जूना अखाड़ा के नागा साधु बैठते हैं। हाँ अ, उन्हीं के शिविर हैं बैक टू बैक। हम्म एंड अगर जैसी वो देख लेंगे अब आपको कि सेल्फी स्टिक और मोबाइल लेके जा रहे हैं तो आपको बुलाएंगे, अरे बिटिया यूट्यूबर इधर आओ। तो फिर मैंने एक से पूछा भी कि मतलब इतनी अति उत्सुकता है, आपके जीवन के बारे में कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहा है कि आप इतनी ठंडी में निर्वस्त्र क्यों है या आपकी क्या स्टोरी है, बैक स्टोरी है, तो आप इसको क्या देखते, कैसे देखते हैं? एंड क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि जो भी दान दक्षिणा, दिस इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर देम फॉर सम काइंड ऑफ रिलीजियस ट्रांजैक्शन। हाँ तो वो जो दान दक्षिणा उनके थाली पे दे के जा रहे हैं उसी से वो अपना काम चलाएंगे। तो उनका यही कहना था कि नहीं ये प्रचार प्रसार तो हमारे लिए ठीक है। तो ये भी एक पहलू था कि जो ये यूट्यूबर जो जनता है असली शायद मुद्दों को उन्होंने लूट थोड़ा ले गए सा मतलब ये उनका तो नाम और मतलब और हाँ हाईलाइट कर दिया। सो पीपल वर जस्ट बिजी क्लिकिंग सेल्फीज विद दीज न्यूड बाबास इन ऑफ जूना अखाड़ा। ये तो कुंभ तो में ये हमेशा से होता रहा है। ये नहीं तो इसके अलावा लेकिन ये जो हम्म। कह रहे हैं कि जो जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर थे उन्होंने इनका लाइमलाइट छीन हाँ, लिया भाई यही हाँ मैं कह रहा हूँ आकांक्षा, मैं ये आप बात को हो चुका है वैसे रिपीटेटिव लगेगा अगर आप 2 लाइन में कंफर्म कर रही हैं कि जो ये वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि आनंद ने फ्लैग किया है कि वो जातिवादी है, तो इस तरह के लोग जो हैं उनकी वहां पर मौजूदगी ने फायर ब्रांड नेताओं की भी दुकान बंद की है, कम की काफी, और नागाओं को भी काफी परेशान रखा। नागा जो है चिमटा लेके दौड़ने हाँ, को जो मजबूर किया इसीलिए वो झाड़ू या चिमटा लेके दौड़ रहे थे लोगों के पीछे। देयर इज सम फ्रस्ट्रेशन फॉर दिस आल्सो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है सर क्योंकि जो नागा साधु हैं मतलब अभी जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी मैं देख रही थी, नाउ दे आर सो विजिलेंट कि एक नागा मतलब मैं बात कर रही हूँ और किसी ने कुछ कहा वो सडनली ही जस्ट स्टार्टेड डूइंग अ लाइव कि मेरे साथ ये इन्होंने बोल दिया है और ये ऐसा कैसे कर रहे हैं और हम नागा बाबा हैं तो आप हमसे ऐसे हमको ऐसे ट्रीट करेंगे। तो एंड इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट इशू।
Just Hmm. because you don't understand how sainthood works, how that hierarchy works, or how that ecosystem functions, that does not mean कि आप केवल यही highlight करोगे कि उसके नाखून कितने लंबे हैं या उसकी दाढ़ी कितनी लंबी है या whatever. तो ये एक बात बिल्कुल fact है कि this was a total non-issue which worked for the YouTube ecosystem. लेकिन ये बात भी आप सही कह रहे हैं कि जो हेट मॉन्गर्स हैं उनको उनका भी थोड़ा-सा टीआरपी शायद डाउन हुआ इसके कारण। सो दिस इज़ आल्सो अ फैक्ट कि मे बी वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को यहाँ पर कैटर करने आए थे एंड दैट कुडन्ट हैपन। बट मतलब एक ऑन अ वेरी डिफरेंट टैंजेंट सर, इसमें एक चीज़ जो है वो ये भी समझने वाली है कि इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग, जैसे यहाँ पर महाकुंभ में, एंड दिस इज आई एम गोइंग ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट टैंजेंट बट आई विल जस्ट से इट हियर बिफोर इट स्लिप्स ऑफ माय माइंड कि महाकुंभ में पहले से ही प्रशासन द्वारा जैसे किसी भी मुस्लिम दुकानदार को वहां पर दुकान नहीं लगाने दी गई थी। एंट्री मान और बैन कर दी। इस बात को भी लेकर मैंने जब पूछा, जैसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से आप बात करिए या फिर आप विश्व हिंदू परिषद के भी लोगों से बात करिए, तो वो एक वही बात करते कि उनके तो वीडियोस आते हैं कि वो खाने में थूक रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो हमने सोचा ये हमारा ही आयोजन है, उनके लिए तो है बाकी आयोजन, तो हमने इसलिए उनको अलग रखा एंड वी सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस डिसीजन। सो ऑब्वियसली ये जो यूट्यूबर्स ने एक फ्लफ कंटेंट इतना ज्यादा प्रमोट किया, मुझे ऐसा लगता है कि इवन बिफोर द अमावस्या इंसिडेंट जो असल मुद्दे थे महाकुंभ से जुड़े या इस धार्मिक सम्मेलन से जुड़े, चाहे वो वीआईपी कल्चर हो या फिर वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या फिर ये हिंदुत्व इकोसिस्टम में क्या चल रहा है इससे रिलेटेड कोई डीप डाइव या एनालिसिस हो, ये सारी चीजें कंप्लीटली मिसिंग थी सर। ठीक बात। मैं एक और आखिरी सवाल है मेरा इस पर, और बाकी लोग अपने उस पर राय दे सकते हैं, या कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थोड़ा-सा पहले की बात करते हैं, जो 29 तारीख को घटना हुई है रात में 1-2 बजे के बीच में। उससे पहले जो हम बार-बार वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्या हुआ? अगर थोड़ा-सा आप उस पर उसको हमें समझा सकें कि रेट्रोस्पेक्टिव में क्या हो रहा था। 27 तारीख को यानी घटना मौनी अमावस्या का जो मैंने शुरुआत में ज़िक्र किया कि इतना इम्पोर्टेंस है कि लोग बहुत दूर-दूर से पहले से आने लगते हैं। तो मेला क्षेत्र में 27 तारीख जो है, जो करीब 48 घंटे 2 दिन पहले से वहाँ पे लोगों का आना जमना शुरू हो जाता है। तो 27 तारीख वो दिन था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसी दिन अमित शाह का वहाँ पर 27 तारीख को वीआईपी मोमेंट था। जी। अमित शाह के साथ चूँकि उनका, चाहे आप उनका जो रुतबा है, उनका जो मंत्रालय है, और उनके साथ जो थ्रेट परसेप्शन जुड़ा हुआ है, जो उनके साथ खतरे की वो संवेदनशीलता है, उसको देखते हुए चाहे जो भी वजह रही हो, 27 तारीख को आप सब सुबह से देखेंगे, जिसका ज़िक्र थोड़ा-सा आकांक्षा ने किया कि किस तरह से लोगों को 11-11, 12-12 किलोमीटर तक पैदल चलाया जा रहा था कि वो लोग स्टेशन से निकल के और भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये थी कि उस थ्रेट परसेप्शन के मद्देनज़र ज़्यादातर पैंटून ब्रिज 27 तारीख को बंद थे। ये अमित शाह की बात है। उसी दिन बाबा रामदेव आ रहे हैं। उसी दिन के आसपास कुछ और छोटे-मोटे बहुत सारे वीआईपीज़ मूवमेंट हैं। जब 2 दिन बाद आपका इतना बड़ा जनसैलाब आने का है, तब 2 दिन पहले पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन का फ़ोकस है कुछ वीआईपीज़ की व्यवस्था करने में, उनको सुरक्षित स्नान करवाने, नहलाने, धुलाने और वापस भेजने में। ज़ाहिर-सी बात है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एक अभी बीच में छोटी-सी चीज़ आई कि नेहरू के समय में भी हुआ था, और 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से बहुत ब्लेटेंटली कहा था कि नेहरू की वजह से स्टैम्पीड हुआ जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। मैं अपने ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, और उसके बाद इस खबर को पूरी तरह दबा दिया गया, मीडिया मैनेजमेंट किया गया, जो कि पूरी तरह सरासर झूठ बात है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक दिन पहले मुआयना करने गए थे उस पूरे इलाके का, और एक दिन पहले वो वापस दिल्ली आ गए थे। उसके अगले दिन वहां पर स्नान करने के लिए लोग गए थे। वहां पर अलबत्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वो भी एकदम वहां पर नहीं थे, वो कुछ दूरी पर थे, वहां पर जो स्टैम्पीड हुआ उसके बाद। इन सब के बावजूद पंडित नेहरू ने संसद में जवाब दिया था, लोगों ने उनको घेरा था,
इस अव्यवस्था के लिए। आज की तारीख में किसी एक नेता के अंदर ना इतना नैतिक साहस है और उल्टे इतनी थेथरई और बेशर्मी है कि उसको किसी को जवाब देने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। वो किसी संसद में आके, किसी असेंबली में जाके जवाब देने की भी वो नहीं महसूस करता। ये आज की स्थिति है यहाँ पर। वहाँ पर वो नेता खड़े होके इतने बड़े-बड़े दावे कर रहे थे। आज 40, 50, 60, 70, 80 लोग, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, लोग मर गए हैं। ये नेता पूरी तरह से गायब है। 4 दिन बाद फिर आके आपको यही थेथरई। क्या चल रहा था उसके पहले का? क्या ये सारी चीज़ें, ये जो सारे वीआईपी मोमेंट थे, इन्होंने यात्रियों का जो स्मूथ आवागमन था उसको बाधित किया, जिसकी वजह से ये स्वेल अप बहुत बढ़ा और जिसकी वजह से ये स्टैम्पीड की एक बैकग्राउंड तैयार हुआ? सर, ये पॉन्टून ब्रिज जो बंद होने की बात है, ये बिल्कुल सही है और 27 तारीख को मैं भी थी वहाँ पर मेला एरिया में, तो ये पॉन्टून ब्रिज बंद थे कुछ। और पॉन्टून ब्रिज केवल 27 को ही नहीं बंद हो रहे थे, जब-जब भी मुख्यमंत्री आते थे, कोई हाँ, भी तब भी किसी बंद हो भी जाता था। क्योंकि इसी के ही आस-पास उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग भी कर ली है पूरी जी, महाकुंभ जी। में, तब भी सारे पॉन्टून ब्रिज एक्सेसिबल या ओपन नहीं थे पब्लिक के लिए। और उनको डाइवर्ट किया जाता था एंड ऑब्वियसली अगर आप डाइवर्ट कर रहे हैं ये जो पॉन्टून ब्रिज बनाए गए थे वो यही थे कि उनको डिफरेंट ग्रुप्स में स्प्लिट किया जा सके, जी। लेकिन आप उनको सबको एक ही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो क्राउड स्वेलिंग की आप बात कर रहे हैं वो बढ़ेगा। लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आना शुरू हो गए थे 28 के ऑनवर्ड्स ही। और जो और हर कोई इन्होंने शिविर बनाए हुए थे, काफ़ी सारे रेस्टिंग शेल्टर्स भी बनाए गए हैं मेला एरिया में, लेकिन हर कोई वहाँ पे ना रुक रहा था, ना जानकारी थी और कई लोग वो सीधे पहुँचे हैं संगम घाट पे। संगम घाट में जो पूरा एक रेतीला इलाका है, उसमें इन्होंने काफ़ी दूर तक मेरा अंदाज़ा है करीब 1 किलोमीटर दूर तक इन्होंने बहुत मोटी मतलब लेयर पुआल की बिछाई हुई है। हाँ। तो उससे वहाँ पर जो लोग आए थे क्योंकि अमावस्या स्नान का भी एक टाइम था और जो मानते हैं उनके लिए यही था कि हमें रात में इतने बजे से लेके सुबह 6 बजे के पहले-पहले नहा लेना है। वी हैव टू टेक दैट डिप। तो जो हम प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है और आई विटनेसेस के थ्रू जो टाइमलाइन समझ में आया है वो यही है कि रात के 10 बजे के बाद से ही भीड़ बहुत ज्यादा बेतहाशा बढ़ने लगी थी, स्पेशली अराउंड संगम घाट। वहां पर माइक्रोफोन से स्पीकर्स पे ये अनाउंस किया गया, जो लोग आ रहे थे उनका ये था कि अब हम यहीं बैठ जाएंगे और हम थोड़ी देर सोएंगे, आराम करेंगे, स्नान करके हम चले जाएंगे। लेकिन द क्राउड केप्ट ऑन स्वेलिंग इन दोज इंटरमिटेंट आवर्स till 1 a.m. or 2 a.m. when the stampede actually happened. वहाँ पे जो लोग हैं, जैसे एक सफाई कर्मचारी है जिसकी सुबह 2 बजे तक की ड्यूटी थी, उसने ये बताया कि लोग अनाउंसमेंट किया गया पुलिस द्वारा कि आप लोग उठिए यहाँ से। हुँ। वो जनता लेकिन उठी नहीं। हुँ। वहीं पर बल्लियों से उन्होंने वो एरिया थोड़ा-सा जो डिमार्केट किया था, वहाँ पे भीड़ बढ़ती रही। भीड़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो एक पुलिसकर्मी ने मुझे बताया और इसमें भी द वर्जन बाय द स्टेट इज़ क्वेश्चनेबल। इनका ये कहना है कि बल्लियाँ जो तोड़ी गई हैं, वो जो लोग थे, जो श्रद्धालु थे, वो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो तोड़ के आई है और इन लोगों को कुचलते हुए निकल गई है वहाँ पर हुँ। और अफ़रा-तफ़री का माहौल मचा है। इसका जो दूसरा वर्ज़न है, वो भी जो एक बातचीत के दौरान एक पुलिसकर्मी के थ्रू सामने आया, वो ये है कि भीड़ इतनी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल थी कि वो बल्लियाँ इन्होंने खुद ही खोली। और ये वर्ज़न मुझे एक और मीडिया कर्मी ने भी कन्फर्म किया जो कि वहाँ पर थे, मौजूद थे और एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ही वाज़ ऑन द स्पॉट एंड ही वाज़ ऑन दैट वैंटेज पॉइंट जो बल्लियों के द्वारा इन्होंने बनाया, तो वो अपना कैमरा लेके वहाँ पे खड़े थे। बल्लियाँ तोड़ी गईं या हटाई गईं बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल द क्राउड। हुँ। वो जो बेतहाशा क्राउड था, वो इन लोगों के ऊपर चढ़ता हुआ आगे बढ़ और गया। इनको हुँ। रौंदता हुआ चला गया है। और ठीक। फिर वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ना तो सीआईएसएफ ऑफिशियल मौजूद थे और ना ही उत्तर प्रदेश की पुलिस मौजूद थी। हुँ।
ये जो इन्होंने काम किया कि एक बहुत बड़े लंबे एरिया में इन्होंने ये पुआल बिछा दी। एक तो वहां पे इन्होंने एक रेस्टिंग टाइप का, वो बीच टाइप का, शायद उससे इंस्पायर होके उनको लगा कि ये वहां पे लोग बैठे और ये करें। इसमें एक चीज ये भी है कि ये फरवरी का महीना है, लेकिन वहां पर लगातार उड़ती धूल और जो रेत है, सडनली आप बहुत ही, आपको प्यास लगेगी, एंड उससे भी जैसे जो लोगों को पैनिक अटैक हो रहा है, या फिर पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बिकॉज देयर इज कंटिन्यूअस presence of dust and these sand particles in the area। और इस पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में जब मैं गई हूं तो एक भी वाटर एटीएम नहीं था, या एक भी कोई ऐसा गुमटी या कोई ठेले वाला नहीं था कि हम 20 रुपए की एक पानी की बोतल भी ले सकें। तो कई लोग ऐसे भी थे जो भीड़ में ही, जो हमें कल भी मॉर्चुरी पे जब मैं पूछ रही उनसे कि भाई कॉज ऑफ डेथ आपको क्या बताया गया, दे आर सेइंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी एक जो सज्जन है जो मतलब जुड़े हुए हैं एसआरएन अस्पताल से, तो उन्होंने भी कहा दैट कॉज इज कार्डियक शॉक। तो ये जो मल्टीपल फैक्टर्स थे कि एक साथ करीब हजारों लाखों की संख्या में लोग आसपास खड़े हो जाएं, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, सांस लेने में ऑब्वियसली दिक्कत होगी बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस हाँ, ठीक टू बात। इवन ब्रीथ। इसी से मेरे ख्याल से ये पूरी स्टैम्पीड की घटना हुई है, और शॉर्टेज ऑफ पुलिस डिप्लॉयमेंट, आई थिंक आखिर दैट इज व्हाट रियली एक्सप्लेन्स दिस इंसिडेंट। आखिर में शार्दुल और आनंद, आप कुछ, आनंद कुछ जोड़ना? हाँ शार्दुल। देखिए, 2-3 चीज़। एक तो कोई भी फ़ोर्स, और इसके लिए प्रशासन को थोड़ी नम्रता भी दिखानी पड़ती है। कुंभ जैसे आयोजन को कोई भी पुलिस फ़ोर्स अपने आप नहीं कर सकती। आपके पास नंबर ही नहीं है उतना, है ना? तो आपको उसमें स्टेक होल्डर्स बनाने होंगे। उसको मैनेज करने के तरीके होते हैं, और उन स्टेक होल्डर्स पे वही सिंपल और स्ट्रिक्ट रूल आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे यूनिवर्सली। उसके कोई बहुत रेयर एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पुलिस, आप, मैं पुलिस का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन आप समझिए 5 हवलदार, 10, 15, 20 आप कितने खड़े कर दें? कितने हवलदार या कितने कांस्टेबल या कितना पुलिस बल 5 लाख की भीड़ को रोक देगा? नहीं रोक सकता। तो उसके लिए आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये इवेंट मैनेजमेंट का काम है, ये पब्लिक मैनेजमेंट का काम है। दूसरी चीज़, पुलिस उल्टा यहाँ पे क्योंकि स्टेक होल्डर्स बनाए नहीं गए, ऐसा अहंकार था कि आप देखिए, एक वो वीडियो ज़्यादा वायरल हो गया, तो आप देख सकते हैं कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे या सब इंस्पेक्टर, वो एक जो सेवा रसोई चल रही थी उसके खाने में मिट्टी डालते हुए दिख रहे हैं। अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा वायरल हो गया। या फिर कोई थोड़ा गलत साइड पे चला गया तो पुलिस उस पर डंडा बरसाए दे रही लाठी मार रही है ना? तो ये चीज़ें, ये प्रशासन को समझनी पड़ेंगी, पर उसमें दिक्कत यही है कि उसमें लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द रेयरेस्ट क्वालिटी। अपनी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी आपको, अपनी लिमिटेशंस। वह हाँ, और कंप्लीट कर लीजिए। एक इससे थोड़ी सी अलग बात है कि कितनी बार हम ये देख चुके हैं अलग अलग जगह, पुलिसिंग और वीआईपी सिक्योरिटी के विभाग को अलग कर देना चाहिए। इनके स्किल सेट अलग है, इनके डिमांड अलग है। आप पुलिस ही सब काम करती रहती है तो वो वीआईपी सिक्योरिटी में लगी रह जाती है, अपना काम जो उसका मेन काम है वो कर नहीं पाती। ठीक बात है। और एक आखिरी चीज कि जो बातों बातों में मिस ना हो जाए कि प्रशासन इतनी बातें कर रहा है अब बाद भी कि योगी जी ने ये कर दिया और इन्होंने ये कर दिया। ये वही प्रशासन है जिसने रात को ये सब जब हुआ उसके बाद शाम को 4 या 5 बजे तक ये स्वीकारा भी नहीं था कि कुछ मौतें हुई। 15 घंटे, करीब 12-15 घंटे तो उन्होंने स्वीकार करने में लगा दिया कि कोई मरा भी है। अभी तक ये तो बड़ी बड़ी शर्म की बात है, अभी तक 48 घंटे से ज्यादा हो चुका है इस घटना को, अभी तक मृतकों की लिस्ट जारी नहीं किया है प्रशासन ने, जो कि अपने आप में ये बेशर्मी है प्रशासन की। और ऊपर से अभी से आर्ग्यूमेंट आने शुरू हो गए हैं कि देखिए ये तो होता ही है, कुंभ में लिस्ट मरने क्यों वाला नहीं आई? कई बाबा ये भी बता रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हुई वो है। तो बेशरम आदमी है वो। नहीं तो मतलब ये भी है, इसको इस पे हमें कोई, हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान दिलवाकर एक तरह से नॉर्मलाइज भी किया जाता है चीजों को, इनकॉम्पिटेंस को। लेकिन मैं जो बात कहने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा था वो ये कि जो मैंने पहले भी कहा उसको मैं ज्यादा यहाँ पर जोर से अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो ये कि ऐसा नहीं है कि लोग अव्यवस्था के बारे में बोल नहीं रहे थे, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, राइट। और गाहे बेगाहे कुछ जो यूट्यूबर या कुछ है उनके पीछे वो लोगों को
वो जो है बोलते हुए समस्या के बारे में, परेशानी के बारे में, एक महिला कह रही है कि मत आना यहाँ कभी भी, अब यहाँ मौनी अमावस्या में यहाँ बहुत बुरा हाल है, और वो प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को भला बुरा भी कह रही है। तो ऐसे वीडियो आ रहे थे, इसका मतलब ये है कि कोई दबाव मेन स्ट्रीम मीडिया की ओर से नहीं बनाया जा रहा था। और आखिरी बात ये कि मीडिया से हमारा, जैसे आकांक्षा इतने विस्तार से हमें यहाँ पर समझा रही हैं, इतनी लो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं उसकी ऐसी तारीफें हो रही हैं, जैसे मतलब हमने कितने समस्याओं वाले इलाकों में जाकर ऐसी रिपोर्टिंग की है जहां पर समस्या बहुत सारे लोगों ने, किसी एक व्यक्ति ने नहीं, ठीक है, लेकिन वो ये कहना कि भैया ये बहुत जबरदस्त हो गया, मतलब और ये नॉर्मल काम है मीडिया का, ये बताना। और अब जाके जब पूरी आपदा हो चुकी है, किसी भी डिजास्टर को होने से रोकने का, डिजास्टर मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका ये है कि वो डिजास्टर को होने ही ना दिया जाए। तो उस पर आप पूरी तरह से नाकारा रहे, और अभी जो है इस तरह से पीठ थपथपाई जा रही है जरा सी बात की, जबकि अभी बहुत सारी परतें खरोची जानी और उघेड़ी जाने बाकी है। ठीक बात है। और ये जो मौतों के नंबर्स को लेकर ये उनका शायद जो भी, मतलब कई बार तो लगता है कि इतने क्षुद्र, इतने ओछे हित हो सकते हैं किसी को, कि एक कोई बता रहा था कि इनका सारा जोर फिलहाल इस बात पर है कि जो पिछला वाला कुंभ हुआ था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय 2012 में, तो उस समय रेलवे स्टेशन पे एक स्टैम्पीड हो गया था। और उसमें मर गए थे लोग, 35-36 लोग मर गए थे, या 36। इनका सारा जोर है कि उससे नीचे ही नंबर दिखाना है। अब अगर ये सोचो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसमें एक बात आपको बताऊं कि जब केदारनाथ में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था, और जिसका ऑफिशियल फिगर अभी तक विधानसभा में, जब तक मैं उसे लगातार चेक करता रहता हूँ, 4-4.5 ऑफिशियल फिगर बताते हैं। मैं जानता हूँ एज ए रिपोर्टर नंबर ज्यादा था बहुत, लाशें हरिद्वार के नीचे तक आके मिलती रही। तब भी ये कह रहे थे, और मैंने वहां से लाइव इस बात को बताया था कि सरकार ये कह रही थी, जब मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि लोग फंसे हुए हैं, उनकी लाशें जंगलों में मिल रही है, सरकार नीचे कह रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। तो और उस वो कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी, राज्य में भी विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। तो ये सरकारों की और ये पुरानी आदतें हैं कि वो चीजों को दे रब, दे स्वीप द डस्ट अंडर द कारपेट जिसे कहते हैं। तो ये हम उसका एक और नमूना देख रहे हैं। बस आखिर में एक चीज़ और, एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है, मैंने जिसका जिक्र किया कि जो ज़िले इलाहाबाद को आते हैं, इन ज़िलों में क्राउड मैनेजमेंट का एक सीनियर IPS अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आमतौर पर ये होता था कि इन सारे ज़िलों की सीमा पर पिकेट्स बनाए जाते थे, महाकुंभ में बनाए जाते हैं, अब इस बार बने कि नहीं। तो वहाँ से क्या होता था कि एक मोटी मोटा रफ आइडिया इन 5 मेजर एंट्री पॉइंट्स पर होता था कि कितनी गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं और कितनी गाड़ियाँ बाहर निकल रही हैं। ये एक मोटी मोटा, और ये उन 5 जिलों के DM, 5 सातों, और प्लस इलाहाबाद कुंभ का प्रशासन प्लस इलाहाबाद का शहर का प्रशासन मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट करते थे। इससे उनको एक आइडिया रहता था, और वहाँ पे इन हर जिलों के बॉर्डर पे गाड़ियों को पार्किंग का, 1000-5000 गाड़ियों की पार्किंग का, उनके लिए ठहरने का, जैसे बेसिक सुविधाएं कि शौचालय है और रिफ्रेशमेंट जैसी चीज़ें हैं, ताकि लोग वहाँ पर रुक के ठहर सकें या अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें। तो वो उसका पर्पस सिर्फ इतना होता था कि 10,000 गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं, आई सिर्फ 2,000 गाड़ियां हैं, तो इसका मतलब कि वहां पर 8,000 गाड़ियां ऑलरेडी पैक हैं, तो अब उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ ब्लॉक कर दो। तो यहाँ ब्लॉक करोगे तो जो लोग यहाँ तक आएंगे वो यहाँ पर घूम फिर टहल फिर के, फिर स्पेस होगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वापस करेंगे। तो बॉर्डर के आसपास जो मैनेजमेंट है वो भी इस बार हुआ नहीं, मुझे नहीं पता कि ये इस बार हुआ कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम ये दिखी, क्योंकि जो मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये सारे लोग थे, इन लोगों को इतनी खुली छूट दी गई थी क्योंकि इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा था कि क्योंकि हर जो टॉप पे बैठे लोग थे वही लोगों को आने के लिए और साथ में रिकॉर्ड बनाने का एक चस्का चल रहा था कि आज इतने लोग, इस कुंभ में सबसे ज्यादा लोग नहाएंगे, करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। इसकी वजह से ये सारा जो बॉर्डर का मैनेजमेंट था ये भी शायद इस बार बहुत मिसिंग रहा। ये एक चीज सामने निकल कर आ रही है। तो ये अब तक की थोड़ी बहुत हमारी जो जानकारी थी उस पर कुंभ में हुए इस हादसे पर हमारी बातचीत थी। हम इसको और भी फॉलो करेंगे। आकांक्षा और बसंत भी वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं इलाहाबाद से, तो ये लोगों की रिपोर्टिंग आपको आने वाले दिनों में न्यूज़ लॉन्ड्री पर देखने सुनने को मिलेगी। पढ़ें आप, और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके इन चीज़ों को पढ़ें। आगे बढ़ने से पहले हम एक हमारे सब्सक्राइबर्स का पत्र है, वो पत्र पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शार्दुल, ये पत्र आपको लक्षित है, तो आप ही इसको पढ़कर बताएं। नहीं, सिर्फ मुझे नहीं है, सबके लिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक पत्र।
तो जुगराज लिख रहे हैं कि डेथ पेनल्टी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट goes against justice and reform. The culprits are an outcome of the society our government is supposed to care and nourish for. Police reforms, as I mentioned last week, is the need of the hour. Sexual torture in police custody as modes of torture has a plethora of examples in India. Police has absolutely no accountability in India and they only serve their political masters. I was saddened to hear, मैंने पिछले हफ्ते कहा था, justify death penalty as legit for some cases. I urge him to listen to Anand's comments on this in Hafta. Another disheartening thing was, I recommended KPS Gill's book a few weeks ago. The man was a mass murderer and responsible for extrajudicial torture and death of thousands. Although he is regarded as a super cop, it's a shameful title. I admire. तो वो कहते हैं भाई ये हेल्दी व्यू होना चाहिए इस पे और धन्यवाद। तो बस तो पहली प्रतिक्रिया आप ही के लिए लेते हैं, आप कुछ इस पर नहीं, तो डेथ आपको पेनल्टी जो पे मैंने पिछले हफ्ते ही बोल दिया था, इंसान की जान इतनी कीमती नहीं है कि उसे बिठा के जेल में खिलाया जाए। मेरा अपना व्यू है, आप इससे असहमत हो सकते हैं। और आनंद वही बात केपीएस गिल पर भी है, वो उन्होंने जो किया वो आतंकवाद को खत्म करने का वही तरीका था। मुझे उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको हो सकती है। तो बस आनंद नहीं, मतलब डेथ पेनल्टी पर इनसे थोड़ा विपरीत मेरा व्यू हाँ था। हाँ तो वो उन्होंने जैसे पत्र में लिखा है हाँ। कि मेरा जो है हफ्ता में है ऑलरेडी, तो फिर से क्या जी दोहराना नहीं होता। फिर दोहरा भी दीजिए, थोड़ा मैंने सा सुना। ब्रीफ में यहाँ पर लोगों के लिए ब्रीफ क्या में दोहरा दीजिए। हमें पता तो रहे, हम मुझे अब नहीं और पता किसी को क्या जाके फिर वो देखना पड़ेगा तो। अच्छा, तो नहीं, मैंने छोटा ही कमेंट किया था उसमें। मैंने कहा था कि दो तरह के व्यू होंगे, कि एक तो सब्जेक्टिव पोजीशन में अगर मेरे परिवार जो है सफरिंग फैमिली है, एग्जैक्टली तो हो सकता है कि मेरे बहुत रिजिड व्यूज़ हो हाँ जाएं कि नहीं डेथ पेनल्टी, तो हाँ बहुत हाँ इमोटिव हाँ, बहुत इमोशनल, हम उस पोजीशन में हैं नहीं। जी लेकिन ऑब्जेक्टिव व्यू यही मुझे लगता है कि एक जीवन जो कि फुल फ्लो में है, उसने बहुत जघन्य अपराध किया है, लेकिन वो फुल फ्लो में है, वो जीवन है अभी, और उसको काट देना, उसके बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहा है, सब हो रहा है, और उसे काट देना, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। और ये जो कांट का ह्यूमन डिग्निटी का जो है ना, कि क्राइम को लेकर, कि वो मुझे ज़्यादा ठीक लगता है कि कोई भी है जो जीवित है, उसमें एक कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो उसको आप। दूसरा तो एक सबसे बड़ी समस्या जो है कि ये जो है इनफैलिबिलिटी ऑफ ह्यूमन जजमेंट को पूरी तरह से यस नकार देता है। ह्यूमन जजमेंट फैलेबल है ना, अगर आपने गलत जजमेंट से किसी को दे दिया डेथ पेनल्टी, तो उसको करेक्ट तो नहीं किया नहीं जा किया जा सकता। सकता, वो इनकरेक्टिबल हाँ, है। वो तो उस फिर आप उसको करेक्ट ही नहीं कर सकते। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम इनफैलिबल हैं जुडिशियल जो भी डिसीजन है, तो वो भी जो खरा नहीं उतरता है। ठीक बात। और तीसरा इसमें जैसे कि यूरोप वगैरह, यूरोप मेरे ख्याल से बेलारूस को छोड़कर ज़्यादातर कंट्रीज ने यूरोपीय हाँ देशों abolish ने कर दिया एबॉलिश कर दिया है। या और एक छोटा सा तथ्य है कि अक्टूबर 10 को जो है एंटी कैपिटल पनिशमेंट डे मनाया जाता है यूरोप में, अक्टूबर 10 को। तो लेकिन उसी के साथ जो और वेस्ट में चल जाइएगा, अमेरिका ने नहीं किया है अभी तक ऐसा। अमेरिका में अभी और तो ये एक मतलब वहाँ डिबेट्स हैं वगैरह। और इसी से संबंधित मैंने चूँकि हृदय जी को ये ठीक लगेगा कि उनके प्रिय लेखक रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल, हाँ उनका एक यस कहने वाला था। एस्से जो है मैंने रिकमेंड भी किया था उसमें, अ हैंगिंग, हैंगिंग जो यस इम्पीरियल सर्विस पुलिस सर्विस में जब पुलिस ऑफिसर थे ऑरवेल, तो उन्होंने म्यांमार जो कि बर्मा था पहले, जी जी उसमें एक हैंगिंग देखी थी, बहुत ही और अद्भुत है वो उसको विवरण। एक आदमी को ले जाया जा रहा है, तो वो वही लिखते हैं कि उसे ले जाया जा रहा है और उसका कुछ क्षण बाद ही वो उसका जीवन समाप्त होने वाला है। तो उस सुबह जब उसको ले जाया जा रहा है, तो रात में वर्षा हुई है, उससे पडल पड़ गए। अब उससे क्या मतलब होना चाहिए कि उसका पैर उससे गंदा हो जाइए, लेकिन वो बचता है उससे। मतलब उनके कहने का मतलब है कि उसमें सेंस है, एक लाइफ है, वो क्रिटिकल थिंकिंग अभी भी कर रहा है कि उससे मुझे पानी से बचना बच है, के निकलना जबकि है। 1 घंटे बाद शायद वो जिंदा भी ना हो। उसे क्या मतलब कि पैर गंदा हो या हो, शायद क्या उसे नहीं ही जिंदा रहना है जो भी। और भी वो फिर देखते हैं कि उसे जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, तो उसका उसमें भय देखते हैं। वो कोई हीरोइक ये नहीं था, वो थरथरा रहा है और भय में जो है राम 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 करते हुए उसके को
चढ़ा दिया गया। तो उन्होंने मतलब कहा है कि वही कि जो मैंने अभी कहा वो उसी हिस्से से लिया है कि उसके नाखून शायद अभी भी बढ़ रहे होंगे, ऐसा उसमें लिखा है। नेल्स यही है। उनके उसका बाल भी बाल शायद भी बढ़ रहा होगा। वो एक फुल फ्लो में लाइफ है। उसने कुछ गलत किया होगा जो कि वो खासकर पॉलिटिकल प्रिजनर था, इसलिए बहुत जघन्य वाला भी नहीं था, मतलब स्टेट के अगेंस्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर था। तो आपने पूरी बात कही दी। जो मैं कहने वाला था कि मैंने आपका वो आर्टिकल भी पढ़ा था और उससे पहले मैं वो हैंगिंग पढ़ भी चुका था। वो उनका बहुत ही बेहतरीन एक ऐसे है। आपने मुझे भेजा भी था। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि ये डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट को में जो दूसरी बात महत्वपूर्ण आपने रेखांकित की वो एरर ऑफ जजमेंट वाली बात है। तीसरी बात ये है कि ये एस्यूम करते हैं हम कि राज्य सत्ता को ये अधिकार है कि वो किसी की लाइफ को कभी भी खत्म कर सकती है। ये तीसरी बात इसमें। और जो बात आपने ये कही पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन को कवर किया है बहुत शुरुआत में। हाँ, नहीं आप नहीं में लेटर में शार्दुल कही है। हाँ, लेटर में। हाँ, तो जो केपीएस गिल के वक्त जो उन परिवारों से जाके आप पूछिए और ये बहुत डिबेटेबल इशू है ओपन ये कि पुलिस का ये आर्गुमेंट ऐसा ओपन करता है ना चीज को, ये जस्टिफाई करता है फिर कस्टोडियल किलिंग्स को भी, ये जस्टिफाई करता है फिर इनकाउंटर्स को भी। और ये कभी भी इस बात को भी सामने नहीं आने देता कि जितने इनकाउंटर कोट एंड कोट इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो इतने ज्यादा, मैं ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जानता हूं दिल्ली में हैं जो जितना मैंने जीवन में काम किया है उससे आधी तनख्वाह या उसके आसपास ही रहे होंगे, लेकिन वो मिलीनियर जैसे लगते हैं उनके लाइफस्टाइल में। ठीक है। और वो अगर उनके साथ आप कोजी हो जाओ तो आपको बताते भी हैं कि अगर हमने 4 पिस्टल आज बरामद किए तो 2 हम रख लेते हैं और किसी और वक्त पे दिखाते हैं, काम आती है। राइट। तो ये एक तरह से एक पैरेलल स्थिति शुरू होती है जहां पर अराजक स्थिति है। तो ये मैं एक सवाल इसमें जोड़ते मेरा हैं। बस मतलब एक बहुत पॉइंट था। मुश्किल प्रॉब्लम शुरू होती है कि आप फिर एक पूरा रास्ता खोल देते हैं कि अच्छा ठीक है जो है वो चल रहा है, फिर कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं क्या नहीं है। तो एक सेकंड शार्दुल, बस इसमें हम क्योंकि इसको क्लोज करेंगे थोड़ी देर इसके बाद आखिरी कमेंट आपका होगा। हम लोगों ने इस पर पिछली बार काफी डिटेल में बातचीत की थी और कमोबेश वो सारे पॉइंट जो आनंद ने गिनाए, इसमें आनंद ने बहुत आर्टिकुलेट, बहुत व्यवस्थित तरीके से उसको बिल्कुल। रखा है। मेरा यही कहना था उसमें कि भाई एक तो ये है कि जब मैं इस फैसले का समर्थन करता हूँ, इमीडिएट मेरा नुकसान हुआ है, मेरी फैमिली का नुकसान हुआ है, तो मेरा जो जजमेंट, मेरा जो फैसला होगा, मेरा जो सोचने समझने की शक्ति होगी, वो इस बात को जस्टिफाई कर सकती है कि नहीं इसको तो मृत्युदंड ही दो। लेकिन एक न्यूट्रल तीसरे व्यक्ति के रूप में जब मैं दूर से देखता हूँ, तब मैं इन सारी चीजों को देखूंगा कि भाई क्या वो इस फैसले से को करेक्ट किया जा सकता है, क्या इसमें एक भी 0.0001% भी ऐसा चांस है कि हम गलत कर रहे हो, हम गलत सोच रहे हो। और इन सब के अलावा इसमें मैं एक चीज बस जो हृदेश ने जोड़ी और आनंद ने कही, उसमें एक चौथा पक्ष है। वो है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो इतनी परिपक्व और इतनी फुल प्रूफ नहीं है, इतनी मतलब अपने कहें कि पूर्णता को प्राप्त नहीं है कि जिसमें हम ये मान सके कि वास्तव में वो इतनी ईमानदारी से निर्णय देती है, कोई खासकर भी नहीं हो कैपिटल। सकती है। हाँ, खासकर कैपिटल पनिशमेंट के मामलों में हमने देखा है हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास में बहुत रेयर होता है कि जो हमारे देश का जो एक क्लास सिस्टम है, जो एक वर्ल्ड व्यवस्था, उसमें बहुत निचले तबके के, बहुत छोटे तबके के, बहुत पेटी क्राइम, जिनके पास अपने को डिफेंड करने के संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, उनको कैपिटल पनिशमेंट मिले हैं। और कमोबेश उसी तरह के उतने ही हीनस क्राइम के लिए जो सक्षम लोग हैं, जो क्लास से बिलोंग करते हैं और जो उस व्यवस्था में हायरार्की में बहुत आगे रहते हैं, उन लोगों को इसमें छूट मिल गई है। जैसे मैंने उदाहरण तब भी दिया था, एक आदमी का आज भी उसका जिक्र आया है कि वो जो बाबा राम रहीम है, उसके ऊपर मर्डर के भी चार्ज हैं, कन्विक्टेड है वो आदमी, रेप के लिए भी कन्विक्टेड है वो आदमी, लेकिन उसको पेरोल पे पेरोल मिलती जा रही है। और अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करके आप निर्भया के मामले में फांसी आप दे चुके हैं, लेकिन इसी तरह के मर्डर के ही मामले में आप कुछ लोगों को पेरोल दे रहे हैं, पेरोल पे पेरोल दे रहे हैं। तो इतना परिपक्व, इतना संपूर्ण और इतने उसको प्राप्त नहीं है इस सिस्टम में जिसमें हम मृत्युदंड जैसी चीज को आंख बंद करके जस्टिफाई कर सकें। मैं बस वो डिस्टिंक्शन बता रहा था कि मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स या जो भी गैर कानूनी हरकतें वो उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा। केपीएस गिल तो
वी ओनली हैव द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, बट केपीएस गिल को सीधा सीधा सिर्फ मास मर्डर कह देना इज अ सॉर्ट ऑफ अ हाफ बेक्ड व्यू। ये मेरा मत है, जैसा मैंने पहले कहा, आपका अलग हो सकता है। नहीं, ये बात नहीं, मास ठीक है। मर्डर कोई नहीं कह रहा उन्हें। मास नहीं, नहीं, वो यहाँ तो पे कह कहा रहे थे गया, ना, मतलब ये यहाँ कह पर रहे नहीं हैं। है, मतलब वो यहाँ पर पे यहाँ कहा। मतलब डर्टी वर्क है वो भी किसी को करता ही करना है पड़ना कोई। पड़ेगा और करना केपीएस गिल के साथ आपको केपीएस गिल को एक एडवांटेज देना पड़ेगा कि वो एक सिस्टम का हिस्सा थे। वो सिस्टम उनसे कुछ अपेक्षाएं करता था, जिसके बदले में वो उनको तनख्वाह दे रहा है, पैसे दे रहा है, और वो उनसे करवा रहा था। जो आप डर्टी वर्क कहें, जो भी कहें, जी जी। लेकिन सिस्टम से उनकी वो अपेक्षाएं थी, वो नहीं करते तो कोई और करता, या फिर उनको लात मार के किनारे किया जाता। देखिए, ये पर्सनल देखने का तरीका, मैं व्यक्तिगत तौर पे बिलीव करता हूँ। उसको कहने के बहुत तरीके, शटे शाटे हम समाज रहे थे। आप गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी देख सकते हैं, लकड़ बग्गे को मारने के लिए लकड़ नहीं, बग्गा ही छठे चाहिए। साठम समाचारित का इसमें एक बात निर्णय तो करने का बताओ, एक बात केपीएस गिल बताओ, को नहीं एक मिलेगा। बात मैं ये बताओ, नहीं कह रहा, सब मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है। मैं केपीएस गिल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हाँ। मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि मैं उसमें बिलीव करता हूँ। नहीं मैं इस बात विद बता रहा हूँ फॉक्सेस यू मस्ट कि- प्ले फॉक्स। अरे भाई, नहीं, शठ मैं कौन है? बता ये रहा हूँ निर्णय कि केपीएस गिल नहीं मैं करेंगे ये ना। नहीं पुलिस इस पे तो कई फिल्में बनी है, लेकिन अगर किसी ने थोड़ा सा भी क्राइम रिपोर्टिंग की है और अगर टेलीविजन के करियर में रहते हुए कहीं भी रहते हुए आदमी को करनी ही पड़ती है, तो ये साफ पता चलता है कि कैसे ये डर्टी वर्क में पुलिस वाले एक के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की तरह काम करने लगते हैं। ये ऐसा लूर है बिल्कुल, शार्दुल, वो नहीं होना इसमें चाहिए। पुलिस वालों की Slippery कस्टडी में अगर एक slope व्यक्ति है है, तो या। दूसरा गैंग कहता है कि आपको हम ऐसा देंगे, हम आपको खत्म कर दो। तो हाँ। इनकाउंटर कल्चर इज वेरी मैं डेंजरस एनकाउंटर एंड कल्चर की बात नहीं कर रहा। हाँ नहीं, पर वो भी इनकाउंटर कल्चर वही का तो ही हिस्सा उसी का है। पैदाइश है, वही कर रहे थे वो। भाई आप मैंने क्योंकि- क्वालिफाई किया ना, सॉरी, मैंने क्वालिफाई किया ना कि आई ओनली हैव द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, आई एम नॉट ऑन द ग्राउंड, No, है ना। but to say मतलब to kill someone judicially is very I am मतलब- not saying KPS I गिल am के कारण- extrajudicially sir केवल केपीएस गिल को मास मर्डर कहने जो उन्होंने जुगराज ने नहीं, चिट्ठी में मास कहा, मर्डर की बात नहीं है। और हम्म। मैंने क्यों रिकमेंड की उनकी किताब, क्योंकि वो तो कहते हैं हम्म। आपने किताब कैसे रिकमेंड की, मैंने उसके कारण बताया। मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या एनकाउंटर कल्चर की बात नहीं कर रहा, वो तो हम हर बार करते हैं पुलिस के रिफॉर्म की। चर्चा को रोकने से पहले हम आज के जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले आनंद, आपसे पहले रिकमेंडेशन। मैं दो किताबें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। नहीं, एक किताब है, एक फ़िल्म है। एक एवरीडे रीडिंग कर किताब है, आई है नहीं, उसे एक सोशियोलॉजी के शिवनादर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पढ़ाती हैं, उन्होंने लिखा है। तो ये मैं इसलिए इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी का मंच है। तो ये नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी रीडिंग पब्लिक थी 60s और 70s में, सॉरी 50s और 60s में, ये 2 दशकों को डॉक्यूमेंट किया है उन्होंने। जो मिड ब्रो रीडिंग, मतलब कि जो मध्यम टेस्ट का हो, ना हाई ब्रो हो ना लो ब्रो पब्लिकेशंस हो, बहुत हाई लिटरेरी भी नहीं। जैसे सरिता एक पत्रिका आती थी, फिर धर्मयुग जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का था, लेकिन शुरू में उसका जो है उसके कहिए कि उत्पत्ति दूसरे तरह से हुई थी, लेकिन वो फिर एक लिटरेरी मैगजीन धर्मवीर भारती के समय बन गई। और फिर एक हिंद पॉकेट बुक्स, जिसका कि शायद विश्व रिकॉर्ड भी है सबसे ज़्यादा पेपर बैग्स निकालने का। तो जो कि जो साहित्य को और ज़्यादातर मिड ब्रो साहित्य को सुलभ कराया, जो रीडिंग पर। तो एक तो इसमें इन्होंने विश्लेषण किया है कि रीडिंग एक इंडिपेंडेंट एक्ट की तरह हिंदी पब्लिक स्पेस में कैसे स्थापित हुआ। दूसरा है कि ये उसके जनरली इन्होंने उसकी दिशा पे किया है कि ये जो पब्लिकेशंस थे वो बहुत उच्च स्तरीय भी नहीं थे, निम्न स्तरीय भी नहीं थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इस सेंस में थे कि ये जो आइडियल्स थे देश के उससे नहीं चल रहे थे इसमें, क्योंकि आज़ादी तक जो है स्टेट, नेशनल आइडियल्स, सोशलिस्ट आइडियल्स, ये सब किया गया, लेकिन इसमें इंडिविजुअल को स्थापित किया गया। मतलब इंडिविजुअल के इश्यूज़, रोज़मर्रा के इश्यूज़, ये सब दिखे। तो एक इंडिविजुअल का जो है नॉर्थ इंडियन रीडिंग पब्लिक में फिर पुनर्स्थापना जो है, ये आरती मंधवानी की जो हाँ। तो ये एक पुस्तक। दूसरी है कि एक मैं फिल्म रिकमेंड कर रहा हूँ, श्याम बेनेगल का जुनून 1977 की, रस्किन बॉन्ड के नॉवेल फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर आधारित है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर
जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उन पर आधारित जो फ़िल्में हैं वो ठीक नहीं होती हैं। वो एक दूसरा एक फ़िल्मीकरण बहुत सीरियसली भी बनाया जाए फिर भी नहीं ठीक होती हैं, क्योंकि स्क्रीन प्ले एडेप्टेशन स्क्रीन क्योंकि एडेप्टेशन उतने कि अच्छे नहीं हो पाते। नहीं, और नैरेटिव में भी कुछ सीमाएँ हैं। जैसे कि एक उपन्यासकार जो है ये लिख सकता है कि वो यह सोच रहा था, वो यह सोच रहा था, तो पर्दे उसके पे दिमाग में। उतारना बड़ा अब मुश्किल इसको है। हाँ, वही पर्दे पे स्क्रीन एडेप्टेशन अब इसको पर्दे पे कैसे दिखाइएगा कि पीछे से कोई इको कर रहा है या सोच वो रहा है। शीशे वो जो है मिरर के पास खड़ा होके बोल रहा है। तो वो जो विचार की प्रक्रिया है, विश्लेषण की प्रक्रिया, जो चल रही है वो सब दिखाना बहुत मुश्किल होता है। जुनून। लेकिन ये फ़िल्म चूँकि ये थोड़ा मेलोड्रामेटिक भी है, श्याम बेनेगल की अन्य फ़िल्मों से थोड़ा अलग है। मेलोड्रामेटिक इन द सेंस ये 1857 के विद्रोह के पृष्ठभूमि पर है, लेकिन इसमें कुछ किरदार हैं। और ख़ासकर मैंने इसका एक ऑबिचुअरी जो श्याम बेनेगल का लिखा था, उसमें इन्होंने जो लास्ट सीन को डायरेक्ट किया है, वो कई मामलों में रस्किन बॉन्ड ने जो अपने उपन्यास में लिखा है, उससे बहुत दूसरा इंटरप्रिटेशन किया है। वही इंटरप्रिटेशन लेकिन ज़्यादा पावरफुल किया है। और एक ये रेयर ओकेज़न है जब फ़िल्म मेकर जो है नॉवेलिस्ट के स्टोरी टेलिंग पावर पे थोड़ा एज ले जाता है। राइट। और उसके कारण है, आप शायद कोई देखेगा तो समझेगा। ऐसे श्याम बेनेगल जनरली एक मुझे लगता है कि एड फ़िल्म मेकर थे, ब्रीफ जो एक ब्रीफ पे काम करते हैं, वो उनका जो मंथन हो अमूल पे या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे या पहले भी निशांत वगैरह जो उन्होंने बनाए, वो लेकिन ब्रॉडर सिनेमैटिक विज़न ऐसा नहीं था उनका। कि उनका था कि आप उनको एक पिच दीजिएगा, एड पिच टाइप का, तो उस पर वो बहुत सटीक फ़िल्म बना सकते हैं। लेकिन एडॉप्टेशन में थोड़ा। हाँ, तो लेकिन ये उनकी, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ इसको। जो आप समस्या कर रहे हैं, ये समस्या कई सारी बड़ी साहित्यिक कृतियों पे। हालांकि प्रेमचंद को गुलजार ने जो बनाया है, बहुत पूरी सीरीज वो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार बनाई है प्रेमचंद की कहानियों पे। पर ये चीज़ राग दरबारी के साथ हुई, बहुत ही बुरी सीरीज बनी है, और वो बनी थी जो दूरदर्शन पे आई एक टाइम पे, और उसको बीच में ही शायद रोकना भी पड़ा, उसका पूरा प्रसारण भी नहीं हुआ, इतना खराब बना था। राग दरबारी अपने आप में एक कल्ट किताब। आकांक्षा, आप क्या रिकमेंड करेंगी? मैं आजकल किताब पढ़ रही हूँ अम्बेडकर्स प्रिएम्बल बाय आकाश सिंह राठौर। तो क्योंकि अम्बेडकर को लेके हमेशा चर्चा होती रहती है, हर पॉलिटिकल पार्टी उनको अपनाना चाहती है अपने तरीके से। एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड, स्पेशली व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग द 75th ईयर ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और मतलब कुछ अंबेडकर जो भी प्रिएम्बल में जो शब्द हैं, चाहे वो जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, उसको लेकर उनके क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या सोचते थे कि ये शब्द क्यों प्रिएम्बल में जोड़ना ज़रूरी है। तो इस पर काफ़ी रिसर्च करके जो ऑथर हैं आकाश सिंह राठौर, उन्होंने ये किताब लिखी है। और मेरे लिए थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग इसलिए भी था कि क्योंकि अंबेडकर के कई पहलुओं से मैं वाकिफ नहीं थी, स्पेशली लाइक हिज व्यूज ऑन फेमिनिज्म, ऑन वुमेन्स राइट्स। तो वो भी एक अच्छी जानकारी है इस किताब में। और दूसरा रिकमेंडेशन मैं ऑफ कोर्स दूंगी कि आप न्यूज़ लॉन्ड्री पे महाकुंभ का जो ये कवरेज है पोस्ट द स्टैम्पीड, जो हम हर पहलू को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ज़रूर फॉलो करिए। तो ये 2 रिकमेंडेशंस है मेरी तरफ से। ठीक बात। शार्दुल, आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो 2 चीज़ें, पहला तो मैंने ये हफ्ता पे रिकमेंड किया था शो, तो चर्चा के वही सिर्फ मतलब हमेशा 3 होता है। कुछ भी, ऑलवेज कीप योर एनिमी गेसिंग। हु इज एनिमी? कोई भी ईथर, ब्रह्मांड ही शत्रु है। दर्शक सबसे ही शत्रुता है। तो पहला पहला तो है आर्केन, मैंने हफ्ता पे किया था। तो आर्केन इज अ लिमिटेड 2 सीजन सीरीज नेटफ्लिक्स पे, और ये लीग ऑफ लेजेंड्स के कैरेक्टर्स पे बनी है। हिंदुस्तान में हमें बड़ी शिकायत रहती है कि फिल्म मेकर्स को, उन लोगों को तमीज़ नहीं है बनाने की, वो मेहनत नहीं करते, है ना। आप देखिए कहानी को कैसे किया जा सकता है, एवरी स्टोरी टेलिंग थ्रू म्यूजिक, थ्रू आर्ट, थ्रू एनिमेशन। आर्केन इज एब्सोल्युटली ऑसम। दूसरा, जैसे चिट्ठी में बात हुई, तो उससे जुड़ा एक और जो दूसरी किताब है KPS गिल और साध्वी खोसला की लिखी हुई, पंजाब द एनिमीज विद इन,
travails of हाँ। wounded land and riddled with toxins. तो KPS गिल से लोगों को दिक्कतें हो सकती है, पर ये किताब बहुत अच्छी है। और ठीक बात है। पहले आप तो मुझे रश को निष्पक्ष व्यू अगर आप देखना चाहें। तो हितेश जी पहले तो आप क्या मुझे रिकमेंड ईर्ष्या करेंगे? होती है कि आप लोगों के पास इतना वक्त तो नहीं मिलता है, आप इतनी नई नई रिकमेंडेशन लेके आते हैं। तो हितेश जी आप हाँ, रिकमेंडेशन आप दीजिए, हाँ, आप मैं आप मजे recommendation- ले रहे हैं इन लोगों को, मुझे पता है। नहीं मजे नहीं ले रहा हूँ मैं बात कह रहा हूँ इस बात की बुजुर्गों को इतना कि तो करना ही पड़ता है। हाँ तो अब बात ये हाँ, है कि 3.5 साल ही बुजुर्ग हैं आपसे वैसे। हाँ लेकिन मैं दूसरी तो मैं पहले तो आकांक्षा की जो रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ने के लिए, और आकांक्षा आप वीडियो भी मुझे पता नहीं, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हाँ, है एक वीडियो है और हाँ बाकी अभी काम तो चल रहा है। मैं क्योंकि इनको पहले से जानता हूँ तो काफ़ी अच्छी वीडियो करती हैं आकांक्षा, लेकिन हाँ। इनकी रिपोर्ट्स तो कम से कम मैंने पढ़ी, वो देखनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, मैं एक क्योंकि एयर पोल्यूशन पे हम लोग चला रहे हैं क्या राइट टू ब्रीथ या तो उस आधार पर एक वायर में बनजोत कौर ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है जो बेसिक्स को समझाता है। हमारे रिपोर्टर्स की स्टोरियां तो हैं ही वहाँ पर, ये न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर्स तो लगातार कर ही रहे हैं, पर उन्होंने भी एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनर वीडियो किया है जिसमें कई एक्सपर्ट से बात की है। और उसमें एक एक्सपर्ट शुरुआत में कहते हैं कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है दिल्ली के अंदर, उसी दिन वो 14 या 15 सिगरेट पीने के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा है। तो ये कितनी बड़ी, तो ये स्टेटमेंट बड़ा एक तरह से झकझोरने वाला है लोगों को कि हम कितनी बड़ी समस्या के सामने हैं। तो इसलिए ये कैंपेन जो न्यूज़ लॉन्ड्री में चल रहा है उसके महत्व को भी बताता है। तो मनजोत की वो डॉक्यूमेंट्री और आकांक्षा की रिपोर्ट। तो मेरा भी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो हमारी महाकुंभ में हुए हादसे से जुड़ी रिपोर्टिंग है आकांक्षा की और आगे आने वाली रिपोर्ट्स हैं उसको उस पर नज़र रखें, उसको पढ़ें। अभी जो 2 रिपोर्ट्स जारी हो चुकी हैं उसको भी पढ़ें। और इसके अलावा एक रिपोर्ट है, एक किताब है मार्क टली जो BBC के साउथ एशिया के प्रमुख थे पहले, और उनकी एक किताब है नो स्टॉप्स इन इंडिया करके, और उसमें उन्होंने कुंभ को कवर किया है। तो वो बेसिकली उनके एक लॉन्ग एसेज हैं, कुछ इवेंट्स को इंडिया को, उन्होंने कलकत्ता को कवर किया है, उन्होंने फिर कुंभ को कवर किया है और कुछ इलेक्शंस कवर किए। तो अलग अलग इश्यूज को उस पर स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि उनकी कुंभ वाला जो एसे है, लॉन्ग एसे है, उसको पढ़ा जाए। वैसे वो पूरी किताब है थोड़ा सा, मतलब हिंदुस्तान को एक विदेशी आदमी के नज़रिए से बहुत सारा हिंदुस्तान देखने को मिलता है। मतलब हम लोग को पता नहीं रहता कि कितनी सारी चीज़ें कितने तरीक़ों से होती हैं। तो मार्क टली ने एक बारी एक विदेशी रिपोर्टर के तौर पर जितना करीबी से, जितनी गहराई से जाकर चीज़ों को देखा है, वो उसमें उनका अनुभव भी थोड़ा सा नज़र आता है। और मज़ेदार चीज़ है कि वो बहुत कोई लेखकीय उत्कृष्टता की किताब नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट का वो वृत्तांत है। तो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो फिर फैक्ट और फिगर्स की बात फैक्ट उसमें होती है कि जो तथ्य जो आंखों के सामने है उसमें कहीं कल्पना या इस तरह की चीज़ों के लिए स्पेस नहीं है। ये मेरा आज का रिकमेंडेशन है। शार्दुल कुछ कहने के लिए हाथ उठा रहे हैं आप? नहीं। तो इस मैं चर्चा हाथ को उठा रहा हूँ कि सभी जो विद्वजन यहाँ बैठे हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है उससे भी अपने आप को एसोसिएट करता हूँ। तो इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। आकांक्षा, आनंद, शार्दुल और हृदेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी भरी बातचीत के लिए। बाय बाय। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बाय। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।